झांग जिया ने अपना सामान पैक करना समाप्त कर दिया और हुआंग लेई के शांत चेहरे को देखकर वास्तव में उससे बहुत ईर्ष्या हुई। मुझे सचमुच तुमसे ईर्ष्या हो रही है, तुम्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने लंबे समय तक ट्रेन में यात्रा करना वास्तव में थका देने वाला नहीं होता, खासकर गर्मियों में। झांग जिया के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव देखकर हुआंग लेई कहना चाहती थी कि भले ही उसे ट्रेन में भीड़भाड़ में नहीं जाना पड़ा, लेकिन रसोई में रहना भी उसके लिए सुखद अनुभव नहीं था। रास्ते में सावधान रहना। हालांकि उसके साथ सहपाठी भी यात्रा कर रहे थे, फिर भी हुआंग लेई थोड़ा चिंतित थी। झांग जिया ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। चिंता मत करो, मुझे पता है, मैं निश्चित रूप से ठीक हो जाऊंगा। झांग जिया को विदा करने के बाद हुआंग लेई की मुलाकात दरवाजे पर झाओ एओरन से हुई। उसके पास भी सामान था। यह क्या है? मैं कुछ व्यवसाय करने के लिए दक्षिण की ओर जाने की योजना बना रहा हूँ। झाओ एओरन कभी कभी कुछ कामों में हाथ आजमाता था। बुरा नहीं है। वर्तमान झाओ एओरन अपने पिछले जीवन से वास्तव में अलग था। अपने पिछले जीवन में हालांकि वह फैन शियाओफेई के साथ दोस्त थे, फिर भी वह कुछ हद तक व्यापारियों को नीची नज़र से देखते थे। लेकिन इस जीवन में अब उन्हें पैसा कमाने से कोई परहेज नहीं रहा और वे स्वयं भी व्यवसाय करने लगे। लेकिन क्या आपके पास पूंजी है? जब झाओ एओरन घर से निकला तो उसने कुछ पैसे लिए, लेकिन वे जल्दी ही खत्म हो गए। झाओ परिवार के साथ पूर्ण मतभेद के बाद उन्होंने उसे कोई वित्तीय सहायता नहीं दी और वेतन और कुछ निजी लेन देन के बावजूद उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। दक्षिण में व्यापार करने पर जोर देते हुए वहाँ कुछ 100 या 1000 से अधिक की राशि वास्तव में ज़्यादा पैसा नहीं है। मेरे पास कुछ पैसे हैं। झाओ एओरन को जब पता चला कि दक्षिण में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं तो वह काफ़ी ईर्ष्यालु हो गया और उसने सोचा कि अगर संभव हो तो वह सचमुच एक बार वहाँ जाना चाहता है। मैं भी पिछले 6 महीनों से मेहनत कर रहा हूँ और मैंने यहाँ काफ़ी पैसा कमाया है, साथ ही मैं अकेला नहीं हूँ, यह मुश्किल से पर्याप्त है। ओह, मैंने दूसरे पक्ष के साथ व्यवस्था कर ली है और यह प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के अनुसार औषधीय भोजन की मात्रा है। झाओ एओरन को अपनी यात्रा का उद्देश्य याद आ गया। हुआंग लेई ने सूची ली और उसे एक तरफ रख दिया। सितंबर तक प्रतीक्षा करें, जब स्कूल शुरू हो जाएगा मैं बहुत अच्छी तरह से 10,000 युआन वाले घर का दोस्त बन सकता हूँ। उस युग में यद्यपि 10,000 युआन से अधिक मूल्य के घर थे, फिर भी इतनी राशि होना एक मूल्यवान स्थिति थी। तो फिर आप अभी भी 10,000 युआन वाले घराने की पोती हैं। झाओ एओरन ने सचमुच सोचा कि हुआंग दापेंग की पाककला बहुत अच्छी थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनकी विशेषज्ञता खाना पकाने में नहीं बल्कि औषधीय व्यंजनों में थी। जब उन्होंने पहली बार औषधीय व्यंजनों के बारे में सुना तो वे भी चकित रह गए, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानने के बाद वह सचमुच आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विभिन्न सामग्रियों के साथ संयुक्त चीनी औषधि को भी भोजन माना जा सकता है। और यह ऐसा नहीं था कि इसका स्वाद बहुत बुरा हो, बल्कि इसका स्वाद और पोषण दोनों ही काफ़ी प्रभावशाली थे। उन्हें इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जब उन्होंने व्यवसाय के अवसर ढूंढने में मदद करने की पेशकश की तो एल्डर हुआंग ने वास्तव में तुरंत सहमति दे दी। वे लाभ साझाकरण अनुपात पर भी सहमत हो गए, जो फिलहाल उनकी आय का स्थिर स्रोत बन गया है। अब कई लोगों ने निजी रसोई शुरू कर दी है और मुझे लगता है कि दादाजी हुआंग भी एक रसोई खोल सकते हैं। झाओ एओरन को पता था कि हुआंग दापेंग को अभी भी काम करना था, लेकिन इसमें से अधिकांश सिर्फ थोड़ा मार्गदर्शन देना था। वह व्यवसाय शुरू करने में पूरी तरह सक्षम थे। हालांकि हुआंग दापेंग लंबे समय से कैपिटल सिटी में नहीं थे, फिर भी उनकी ख्याति वास्तव में व्यापक रूप से फैल चुकी थी। यदि वह रेस्तरां खोलता तो उसे ग्राहक पाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। रेस्तरां खोलते समय हुआंग लेई को निश्चित रूप से पता था कि कई लोगों ने पहले से ही घर पर व्यवसाय शुरू कर दिया है और हुआंग दापेंग भी अपने परिवार को उनमें से कई को आजमाने के लिए ले गया। हर बार घर लौटते समय हुआंग दापेंग हुआंग लेई से उस जगह के खाना पकाने के फायदे और नुकसान के बारे में पूछते थे जहां उन्होंने उस दिन खाना खाया था। अभी सही समय नहीं है। रेस्तरां खोलने के सवाल पर हुआंग लेई ने हुआंग दापेंग से भी चर्चा की थी। उन दोनों ने, या यूं कहें कि 3 लोगों के परिवार ने सोचा कि अभी व्यापार के लिए सही समय नहीं है। या इसे दूसरे तरीके से कहें तो उन्होंने बहुत धूमधाम से व्यवसाय इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि वे पैसा नहीं कमाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उनके पास कर्मचारी नहीं थे और वे राजधानी के स्थानीय निवासी नहीं थे। इस बार हुआंग दापेंग की यात्रा ने पहले ही कई लोगों का व्यवसाय छीन लिया था। यदि वे खुलेआम दुकान खोलते तो वह उतना प्रभावी नहीं होता। मैंने दादाजी हुआंग के साथ इस पर चर्चा की है। फिलहाल हम अपनी क्षमता के अनुसार कुछ औषधीय व्यंजन बनाएंगे। खुद को थका देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सचमुच हुआंग लेई को लगा कि वर्तमान गति सबसे अच्छी थी। अगर आप बाहर पैसा कमा रहे हैं तो सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित न करें। हुआंग लेई जानता था कि एक बार जब झाओ एओरन व्यस्त होने लगे तो वह सचमुच काम आधा अधूरा नहीं करते थे।
यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए तो इससे क्या लाभ होगा, चाहे आप कितने भी धनी, योग्य या महत्वाकांक्षी क्यों न हो। विशेष रूप से आपके मरने के बाद आपका परिवार केवल आपके पैसे का उपयोग करके खुश होगा और कहेगा कि आप मूर्ख थे। झाओ एओरन ने सोचा कि हुआंग लेई ने उसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहने के लिए रोका है, लेकिन उसने इस तरह की बात की उम्मीद नहीं की थी। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से अपना अच्छा ख्याल रखूंगा। मुझे अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। झाओ एओरन ने गहरी सांस ली और जाने के लिए मुड़ा। हुआंग दापेंग रसोई से बाहर आया। क्या वह बच्चा चला गया? हुआंग लेई ने पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, वह चला गया है। हुआंग लेई काम शुरू करने के लिए रसोई में जाने से पहले अपने कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चली गई। हुआंग लेई को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखकर हुआंग दापेंग पूछने से खुद को रोक नहीं सके, जियो लेई, आप झाओ एओरन के बारे में क्या सोचते हैं? झाओ एओरन पर विचार। मेरे मन में किस प्रकार के विचार आ सकते हैं? तुम्हें नहीं लगता कि वह मुझे पसंद करता है ना? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि शायद झाओ एओरन उसे थोड़ा पसंद करता था। झाओ एओरन के बारे में मेरे मन में कोई विचार नहीं है, हुआंग लेई ने स्पष्ट कहा। वह बहुत महत्वाकांक्षी है। मैं बस एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। और यह भी, हुआंग लेई ने एक पल के लिए सोचा, जब हम खेत पर थे तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि वह मुझे ज़्यादा पसंद करता है। ये कुछ इस तरह है, उसने सोचा, मुझे लगता है कि यह वह भाईचारा है जो साझा कठिनाइयों से पैदा होता है। शुरू में हम 4 लोग शिक्षित युवाओं के रूप में खेत में गए थे, फिर फैन शियाओफेई तस्वीर में आए और वांग नान ने उनके साथ एक मूर्ख की तरह व्यवहार किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वांग नान को पता चला कि झाओ एओरन अब झाओ परिवार का हिस्सा नहीं है, तो उसने सचमुच कोई दया नहीं दिखाई। हुआंग लेई ने वांग नान की किसी के प्रति उदासीन रवैया अपनाने की क्षमता की वास्तव में प्रशंसा की, क्योंकि वह जानते थे कि कब किसी का उपयोग किया जा सकता है और फिर तुरंत ही खुश होकर अपना पक्ष ले लेते थे। यद्यपि उसने कई मिशनों में भाग लिया था, फिर भी हुआंग लेई के लिए वह अभी भी स्वयं को उस तरह से कार्य करने के लिए तैयार नहीं कर सकी। उस समय जब वह खाद इकट्ठा करने के लिए बाहर जाता था तो ज्यादा लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे, केवल मैं ही कभी कभार उससे बातचीत कर पाता था। अगर दूसरों ने ध्यान नहीं दिया तो आपने क्यों दिया? हुआंग दापेंग को समझ नहीं आया। उस समय झाओ एओरन बहुत आक्रामक था और किसी भी समय गुस्से से भर सकता था। वह झाओ एओरन के साथ बातचीत करने के लिए क्यों तैयार होगी? उस समय मेरी और उसकी निगाहें उतनी ही भयंकर थीं जितनी हो सकती थीं। मैं सचमुच चिंतित थी कि अगर वह अचानक अपना आपा खो बैठे और उन्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं आई, तो अगर उन्होंने मुझ पर गोबर छिड़क दिया तो मैं क्या करूंगी? हुआंग लेई ने ऐसा जवाब दिया जो शायद दूसरों को थोड़ा डरपोक लगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, वह और क्या कह सकती थी? शायद वह चिंतित थी कि झाओ एओरन फैन शियाओफेई और अन्य लोगों के लिए परेशानी बढ़ाने के लिए बहुत निराश था। वास्तव में हुआंग दापेंग को हुआंग लेई के जवाब में कुछ भी गलत नहीं लगा। उस समय झाओ एओरन ने वास्तव में ऐसा कुछ किया होगा। जिस तरह से वह अब है, वह वास्तव में थोड़ा सा है। हुआंग दापेंग ने झाओ एओरन के दृष्टिकोण और विचार प्रक्रिया को याद किया जब उन्होंने व्यापार पर चर्चा की थी। वह बहुत ही अच्छा चरित्र है। ठीक है दादाजी हुआंग, आप भी कहते हैं कि वह एक चरित्र है। वह बहुत कुछ चाहता है, हमारे छोटे से घराने की क्षमता से कहीं अधिक। झाओ परिवार हमेशा एक बड़ा मुद्दा बना रहेगा। झाओ परिवार की वर्तमान स्थिति से मूर्ख मत बनो। उन्होंने झाओ एओरन को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जिस क्षण उसने अपना नाम बनाया वे निश्चित रूप से दौड़े चले आएंगे। जब हुआंग लेई ने पहली बार हुआंग दापेंग को झाओ एओरन का उल्लेख करते सुना तो वह वास्तव में बहुत घबरा गई। उसका दिल काफी हद तक कड़ा हो गया। उसका मन विभिन्न चिंताओं से भरा हुआ था। वह सोच रही थी कि यू परिवार के मुखिया की अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए। सौभाग्य से बुजुर्ग ने बस झाओ एओरन का उल्लेख किया, उन्हें एक साथ लाने के किसी भी इरादे के बिना, जिससे हुआंग लेई को राहत की सांस लेने की अनुमति मिली। हुआंग लेई की राहत की लंबी सांस सुनकर हुआंग दापेंग को भी यह मनोरंजक लगा। ये सबसे अच्छा है कि आप हमारे परिवार की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझें। हुआंग दापेंग को हमेशा याद रहता था कि वह सिर्फ एक शेफ है जो अच्छा खाना बना सकता है और औषधीय व्यंजन तैयार करना जानता है, लेकिन बस इतना ही। राजधानी में ऐसे शेफ को ईमानदार और विनम्र रहना चाहिए। दोनों बुजुर्ग अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बता सकते थे, लेकिन वे चिंतित थे कि कहीं लड़की हुआंग लेई घमंडी न हो जाए। अब वह जानता था कि चाहे वह कोई भी समय हो, वह लड़की उसकी सोच से कहीं अधिक स्पष्टवादी थी। बेशक मुझे समझना होगा, वरना मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कैसे मर गया। चाहे आप कहीं भी हों, ईमानदार रहना और कम प्रोफाइल रखना बेहतर है। अन्य लोग अपनी छुट्टियां कैसे बिताते हैं, हुआंग लेई को यह नहीं पता था, न ही वह जानना चाहती थी। अपनी दैनिक खरीदारी, यात्राओं और कभी कभी पुस्तकें उधार लेने के लिए पुस्तकालय जाने के अलावा वह ज़्यादातर घर में रसोई में काम करती रहती थी।
ये कहा जा सकता है कि इस गर्मी की छुट्टियों के दौरान उसकी पाककला कौशल में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। वह और भी गोरी दिखने लगी थी, और जब झाओ एओरन कई गतिविधियों के बाद कैपिटल सिटी लौटा और उससे मिलने आया तो वह वास्तव में दंग रह गया। खुद को नीचे देखते हुए झाओ एओरन केवल असमानता को स्वीकार कर सकता था। क्या आप गर्मियों के दौरान बाहर नहीं गए थे? उसे याद आया कि पिछली गर्मियों में हुआंग लेई की त्वचा इतनी गोरी कभी नहीं थी। हुआंग लेई ने झाओ एओरन के लिए एक कप हनीस्कल चाय डाली। मैं घर पर औषधीय व्यंजन बनाना सीखने में व्यस्त था। उसने औषधीय व्यंजनों में अपनी रुचि का उल्लेख झांग जिया और झाओ एओरन से किया था, लेकिन अन्य सहपाठियों से नहीं। उनका रिश्ता उतना घनिष्ठ नहीं था। भले ही वे एक ही छात्रावास में रहते थे और सहपाठी थे, सभी व्यस्त रहते थे। वे पढ़ने में व्यस्त थे और हुआंग लेई भी पढ़ने में व्यस्त था। भले ही वह भविष्य में वित्तीय उद्योग में काम करेगी या नहीं, उसे अभी गंभीरता से अध्ययन करने की आवश्यकता थी। क्या आपने तय कर लिया है कि आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं? झाओ एओरन ने शुरू में सोचा था कि हुआंग लेई बस हुआंग दापेंग को उसके काम में मदद कर रहा है। बूढ़े व्यक्ति की उम्र बढ़ती जा रही थी और हर दिन इतने सारे औषधीय भोजन तैयार करना काफ़ी थका देने वाला था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हुआंग लेई की अपनी योजनाएं हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें पिछली बातचीत याद आ रही है कि क्या वह एक निजी रेस्तरां खोलना चाहती हैं। झाओ एओरन को याद आया कि उस समय हुआंग लेई ने कहा था कि अभी समय नहीं आया है। उन्होंने सोचा कि वह पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि हर कोई इस बात को लेकर चिंतित था कि नीतिगत बदलावों के कारण जीवन फिर से कठिन हो जाएगा। क्या आपने सचमुच इस पेशे को अपनाने के बारे में सोचा है? झाओ एओरन ने सीधे पूछने का फैसला किया। मैंने अभी तक पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया है। अभी मैं केवल गंभीरता से अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, खासकर जब से मैंने आर यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। और तुम, क्या तुमने अपना मन बना लिया है? हुआंग लेई इस मामले पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। मैं अभी भी एक आधिकारिक करियर बनाना चाहता हूँ। इस गर्मी की छुट्टियों में तमाम भागदौड़ के बावजूद उसने काफ़ी पैसा कमा लिया था। इतना सारा पैसा देखकर मैं सचमुच ललचा गया। यह इतनी तेजी से आता है कि मैं एक दिन में उतना कमा सकता हूं जितना कई लोग एक साल में कमाते हैं। लेकिन मैं अभी भी एक आधिकारिक करियर बनाना चाहता हूं। झाओ एओरन ने तुरंत अपने मूल मार्ग की पुष्टि की। मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। झाओ एओरन जानता था कि एक अधिकारी का जीवन उसके लिए सबसे उपयुक्त था। तो फिर आपको आर यूनिवर्सिटी में समय लेकर अपनी पत्नी चुननी चाहिए, जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक हो। अब बातचीत शुरू करने का सबसे अच्छा मौका था। झाओ एओरन ने अचानक ऊपर देखा। तुम उसने सोचा था कि क्या हुआंग लेई को पता था कि वह उसे पसंद करता है। इस पर विचार करने पर उसे लगा कि यह असंभव है। उसने हमेशा अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से छुपाया था और उसे कोई संकेत नहीं दिखाना चाहिए था। साथ ही उसने ये भी सोचा था कि हुआंग लेई इतनी समझदार नहीं थी। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह तो सब कुछ जानती थी। विषय उठाया जा चुका था और झाओ एओरन जानता था कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। गहरी सांस लेते हुए, तुमने कभी हमारे साथ रहने के बारे में क्यों नहीं सोचा? हम एक ही जगह से हैं, जूनियर और सीनियर हाई स्कूल के सहपाठी हैं। हमने खेत पर एक साथ काम किया है। हमने साथ मिलकर पढ़ाई की है। मैं कह सकता हूं कि हमने एक साथ कई अन्य लोगों की तुलना में अधिक अनुभव प्राप्त किए हैं। कभी कभी बस एक संकेत ही काफ़ी होता है और आप ठीक ठीक जान जाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। झाओ एओरन को वास्तव में समझ नहीं आया। उनके बीच इतने सालों की भावनाएं थीं, उन्होंने एक साथ रहने पर विचार क्यों नहीं किया? हुआंग लेई को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि झाओ एओरन इस पर सीधे बात करेंगे। उन्होंने अपने पहले से ही खाली कप में पानी डाला। इस पर विचार क्यों नहीं किया जाए? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परिचित हैं। मैंने तुम्हें जूनियर और सीनियर हाई स्कूल के दौरान तुम्हारे गर्व भरे दिनों में देखा है। मैंने तुम्हें झाओ परिवार द्वारा त्याग दिए जाने पर तुम्हारी निराशा में भी देखा है। मैंने आपकी हताशा और लापरवाही भी देखी है जब आपको खाद चुननी पड़ी थी। आप कह सकते हैं कि मैंने आपके जीवन का सबसे बुरा और दयनीय समय देखा है। शायद अब आपको लगता होगा कि चूंकि हमने साथ में बहुत दुख झेले हैं, इसलिए हम सबसे उपयुक्त जोड़ी बनेंगे। झाओ एओरन ने लगातार सिर हिलाया। क्या ये सही नहीं है? अतीत में कई लड़कियां उसके पास आती थीं, उसे ये भी पता नहीं होता था कि वे उसे पसंद करती हैं या उसके साथ मिलने वाले लाभ। एक बार जब वह अनुग्रह से गिर गया तो वे सभी गायब हो गए। झाओ एओरन इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि उसका भावी जीवन हमेशा उन्नति करेगा या फिर उसमें गिरावट जारी रहेगी। एक बार त्याग दिया जाना ही अनुभव के लिए पर्याप्त था। लेकिन जब आप आधिकारिक रास्ते पर चलते हैं, आपका पालन पोषण होता है, तो आप जानते हैं कि कैसे संवाद करना और बोलना है। खेती के अनुभव ने आपको धीरज रखना सिखाया है। चाहे आप राजनीति चुने या व्यवसाय, आप बहुत अच्छा करेंगे। हुआंग लेई को इस बात पर पूरा भरोसा था। इसके विपरीत, झाओ परिवार के समर्थन के बिना झाओ परिवार की असफलताएं उसे रोक नहीं पातीं।
यू परिवार से ज़्यादा मदद न मिलने पर भी हुआंग लेई को विश्वास था कि वह निश्चित रूप से सफल होगा। बेशक झाओ एओरन को खुद पर भरोसा था, लेकिन मुझे आशा है कि आप मेरी सारी महिमा को साझा कर सकते हैं। झाओ एओरन कहना चाहता था कि यदि उस समय उसके प्रेरणादायक शब्द न होते तो वह नहीं जानता था कि वह अब क्या बन गया होता। एकमात्र बात निश्चित थी कि वह निश्चित रूप से वह नहीं होता जो वह आज है, भले ही उसने वे शब्द फैन शियाओफेई को चिढ़ाने के लिए कहे हों। उसके शब्द सच्चे प्रोत्साहन थे, जीवन के अंधेरे रास्ते पर एकमात्र उजला बिंदु। शेयर करना। हुआंग लेई ने हंसते हुए कहा, झाओ एओरन, जिसे आप मेरे साथ गौरव साझा करना कहते हैं, वह मुझे उन समयों को भूलने के लिए मजबूर कर रहा है जब आप सबसे अधिक शर्मिंदा थे, ताकि मैं केवल गौरवशाली समय को याद रख सकूं। याद करने के लिए जब आप घमंड से भरे हुए थे। मैं आपको बता सकता हूं कि एक बार जब हम बहस करना शुरू कर देंगे तो मैं सारी समझ खो दूंगा और मैं उस अतीत को सामने लाऊंगा जिसे आप भूलना चाहते हैं। जब आप सुर्खियों में होंगे तो आप ये भी सोचेंगे कि मैं आपकी पत्नी क्यों हूं, और जब भी आप मुझे देखेंगे आपको अपने वे असहनीय अनुभव हमेशा याद आएंगे। बेशक ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर जगह यात्रा कर सकते हैं, आपका करियर महत्वपूर्ण है। मैं तो बस आपका एक सहायक हूं, मेरा काम आपके साथ चलता रहेगा। उस समय मूल मालिक के लिए भी यही स्थिति थी। शायद झाओ एओरन का व्यवहार वैसा नहीं होगा जैसा तब था, लेकिन कुछ चीज़ें वास्तव में किसी की हड्डियों में अंकित होती हैं। आप उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं भूल सकते क्योंकि आप उन्हें भूलना चाहते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं भविष्य में अर्थव्यवस्था में काम करूंगा या नहीं, या मैं उस बूढ़े व्यक्ति से व्यवसाय संभालूंगा और उसका विस्तार करूंगा। यदि यह पहला मामला है तो मैं नहीं चाहती कि मेरी सारी उपलब्धियां आपके कारण दब जाएं और लोग मेरा उल्लेख केवल फलां व्यक्ति की पत्नी के रूप में करें। मेरे सारे प्रयास और योगदान नहीं देखे जाएंगे, वे केवल यही सोचेंगे कि मैं आप पर निर्भर हूं और सब कुछ आसानी से पूरा हो जाता है। यदि यह बूढ़े आदमी के व्यवसाय के विस्तार के बारे में है तो मैं और भी व्यस्त हो जाऊंगा, और यदि आप कैपिटल सिटी में रहते हैं तो यही ठीक है, लेकिन यदि नहीं तो यह एक लंबी दूरी का रिश्ता होगा। कितने जोड़े लंबी दूरी का रिश्ता बर्दाश्त कर पाते हैं? आपके सफल करियर को देखते हुए कौन जानता है कि कितनी लड़कियां आपके सामने झुकेंगी। जहां तक कैपिटल सिटी में मेरे अच्छे प्रदर्शन की बात है तो निश्चित रूप से कुछ लोग शॉर्टकट की तलाश में होंगे। दोनों ही पुराने विचार वाले हैं। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहा न जा सके। मेरे लिए इस तरह का विवाह, जो देखने में तो साथ साथ लगता है लेकिन आध्यात्मिक रूप से अलग है, मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि आप मेरे परिवार के बारे में जानते हैं, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार में पला बड़ा हूँ। कुछ लोग सोच सकते हैं कि मेरी मदद करने के लिए मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन मुझे इसमें आनंद आता है। मुझे परिवार की गंदगी साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके परिवार के रिश्ते काफ़ी जटिल हैं। जब आपका करियर कदम दर कदम आगे बढ़ेगा तो क्या वे नहीं जान पाएंगे कि आप कौन हैं? क्या वे तुम्हें ढूंढने नहीं आएंगे? मैं आपके उन रिश्तेदारों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, या यूं कहें कि उनका मनोरंजन नहीं करना चाहता। हुआंग लेई बहुत ही स्पष्ट था। मेरे पास केवल मेरे दादा दादी हैं, और मैंने पहले भी कहा है कि मैं एक ऐसे परिवार में शादी करना चाहती हूं जिसके बारे में मैंने अब तक अपना विचार नहीं बदला है। जहां तक पुरुषों की बात है, मेरे लिए मेरे दादा दादी जितने महत्वपूर्ण कोई नहीं है। झाओ परिवार के वे लोग, चाहे वे अब कितने भी निराश और हताश क्यों न हो, कुछ बातें गहराई से मेरे दिल में बसी हुई हैं। वे मेरे दादा दादी का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन क्या वे मेरा सम्मान करेंगे? झाओ एओरन के माता पिता का उल्लेख नहीं करना चाहिए, चाहे मूल मेजबान कितना भी विनम्र क्यों न हो। झाओ एओरन के माता पिता कभी भी मूल का सम्मान नहीं करेंगे। मुझे अभी भी याद है कि एक बार जब मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारे माता पिता को मेरे परिवार की स्थिति के बारे में पता चलने के बाद तुम्हारी माँ की नज़र ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि मैं झाओ एओरन का दोस्त बनने के लायक नहीं हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करने लायक भी नहीं हूँ। तुमसे शादी करना तो दूर की बात है, क्या ये बहुत बड़ी गलती नहीं होगी? अतीत में मैं स्वयं को हीन महसूस करता था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मुझ में कोई हीनता है। मेरे माता पिता भले ही न हों, लेकिन मेरे दादा दादी हैं जो मेरी देखभाल करते हैं। परिवार के साथ बहुत सारे झगड़े होंगे, ये निश्चित था। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। झाओ एओरन ने अपना रुख स्पष्ट किया। झाओ एओरन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपने अनुभव नहीं किया है। बहुत आत्मविश्वास से बात न करें। एक या दो बार तो आप मेरा साथ देंगे, लेकिन बार बार ऐसा होने पर आपको परेशानी होने लगेगी और आप अधीर हो जाएंगे। आप मुझे एक बड़ी परेशानी समझेंगे, और फिर अगर जी युहुआ जैसा कोई सामने आता है। ये निश्चितता के साथ कहा जा सकता है, अपने पिछले जीवन में झाओ एओरन वांग नान पर मोहित रहता था, फिर भी इसने उसे अन्य जी युहुआ को पाने से नहीं रोका। नहीं, मत कहो। मुझे याद है कि तुम्हारे माता पिता के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन तुम्हारे पिता बाहर। ये हुआंग लेई द्वारा बनाई गई बातें नहीं थीं। फैन शियाओफेई अक्सर इसका उल्लेख करते थे। तुम्हारे दादा, तुम्हारे चाचा, वे सब एक जैसे हैं।
मेरे दादाजी के अनुसार आपके परिवार की पारिवारिक परंपराएं इतनी महान नहीं हैं। क्या ये पर्याप्त सीधा है? ये बात इतनी सीधी नहीं लगती, कभी कभी उन्हें सीधे सीधे बता देना ही बेहतर होता है। ये सब सुनकर झाओ एवरन पूरी तरह से समझ गया कि हुआंग लेई ने वास्तव में सब कुछ पर विचार किया था। गहरी सांस लेते हुए, मैं समझ गया, तो क्या हम भविष्य में भी दोस्त रह सकते हैं? बेशक, आप कर सकते हैं। इस आदमी के विचारों और इरादों के बावजूद हुआंग लेई किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता था। यह आदमी खुले विचारों वाला नहीं था, विशेषकर द्वेष रखने में माहिर था। उन्होंने कहा, चलो दोस्त बने, फिर चलो दोस्त बने। झाओ एवरन, चूंकि आपने सार्वजनिक सेवा में अपना करियर बनाने का फैसला किया है, इसलिए मेरा पिछला सुझाव कि आप एक ऐसी पत्नी खोजें जो आपकी मदद कर सके, केवल बातचीत नहीं थी। तुम्हें सचमुच इस पर विचार करना चाहिए। यू परिवार की मदद से कम तुम्हारी योग्यताएं किसी और द्वारा चुराई नहीं जाएंगी। अगर आपके रिश्तेदार परेशानी पैदा करने पर अड़े रहें तो उन्हें भी दबाया जा सकता है। अपने पिछले जीवन में झाओ परिवार के सदस्य मूल स्वामी को उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण नीची नज़र से देखते थे। इस जीवन में उनका सामना एक अधिक शक्तिशाली झाओ एवरन की पत्नी से हुआ। यदि वे उसकी शक्ति का लाभ उठाना चाहते तो वह सहमत हो जाती। यदि संभव हो तो वह वास्तव में झाओ एवरन के माता पिता को अपनी बहू के सामने झुकते और चापलूसी करते देखना चाहती थी। झाओ एवरन ने हुआंग लेई को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने अभी आपको मना किया और आप तुरंत मुझे याद दिलाने लगे। क्या तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो कि मुझे ले जाते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती? जल्दी मत करो, ये वास्तव में कोई ज़रूरी काम नहीं है। वह अब इन चीज़ों के बारे में सोचने के मूड में नहीं था और सक्षम होना ही एकमात्र तरीका था जिससे अधिक लोग उस पर ध्यान दें। वैसे दक्षिण की अपनी यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात फैन शियाओफेई से हुई थी। झाओ एवरन को कुछ याद आया जो वह हुआंग लेई को बताना भूल गया था। फैन जियाओफेई दक्षिण में चला गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत हुई हो और उन्होंने व्यवसाय में जाने के बारे में सोचा हो? ऐसा लगता है कि उसकी फैक्ट्री का दक्षिण की एक फैक्ट्री के साथ व्यापारिक लेन देन है, इसलिए वह भी उसके साथ आया। झाओ एवरन को फैन शियाओफेई के चेहरे का भाव याद आया जब उसने उसे देखा था। उसके चेहरे का भाव देखकर उसे लगा कि मैं बस एक छोटा व्यापारी हूँ। तुम्हें नीची नज़र से देख रहे हो? जी हाँ, फैन शियाओफेई जो अभी भी अपनी हैसियत पर गर्व करता है, वह वास्तव में किसी छोटे व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को नीची नज़र से देखेगा। ठीक है। झाओ एवरन एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने कहा कि वह अब कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने की योजना नहीं बना रहा है। अब जब रात्रि स्कूल है तो वह रात्रि स्कूल में जाने की योजना बना रहा है। उसे पास होना चाहिए, है ना? हुआंग लेई ने स्पष्ट रूप से कहा। उस आदमी के शब्द बहुत दिखावटी थे। वे सभी एक दूसरे को जानते थे। ऐसा दिखावा क्यों कर रहे हो? झाओ एवरन ने हंसते हुए कहा, उसे लगता है कि वह प्रशासनिक विभाग में शामिल होने वाला है, शायद किसी तरह का छोटा नेता बन जाएगा। मैं समझता हूं कि भले ही मैंने एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई की है, लेकिन मुझे किसी कारखाने में काम करने का अनुभव नहीं है। मेरे पास कोई कार्य अनुभव नहीं है, लेकिन वह अलग है। उसके पास कार्य अनुभव है और थोड़े प्रयास से उसे मुझसे थोड़ा देर से डिप्लोमा मिल जाएगा। तब तक वह रैंक में ऊपर जाने में सक्षम हो जाएगा। इतने सालों तक फैन शियाओफेई का सहायक होने के नाते झाओ एवरन उसके विचारों को कैसे नहीं समझ सकता था। हुआंग लेई ने आत्मा मंथन वाला प्रश्न पूछा, क्या उसके पिता वास्तव में उसे विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? या क्या उसके पिता को लगता है कि वह उसका अपना बच्चा नहीं है, अन्यथा वह उसे इस तरह क्यों परेशान करेगा? सभी ने कहा कि फैन शियाओफेई एक अच्छी तरह से तैयार किया गया सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन अब वह जितना अधिक देखती थी उतना ही कम लगता था कि वह ऐसा व्यक्ति था जिसे साधना में प्राथमिकता दी गई थी। झाओ एवरन ने जब हुआंग लेई को फैन शियाओफेई के माता पिता पर संदेह करते सुना तो कहा, असंभव, फैन शियाओफेई वास्तव में अपने पिता की तरह दिखता है और फैन परिवार किसी और के बच्चे को यूं ही नहीं पालेगा। झाओ एवरन को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई और फैन शियाओफेई के माता पिता के बीच अच्छे संबंध हैं। वास्तव में अच्छा, अगर घर पर अन्य 2 बच्चे न होते तो मुझे लगता कि फैन शियाओफेई की माँ भी उसके पिता के साथ श्रमिक शिविर में चली गई होती। क्या ऐसा है? मुझे याद है कि फैन जियाओफेई की माँ वास्तव में फैन जियाओफेई के छोटे भाई को पसंद करती है ना? ये घटना तब घटी जब फैन शियाओफेई की माँ उसके छोटे भाई के लिए उसके पास गई थी और उसके साथ अप्रिय बहस हुई थी, और फैन शियाओफेई ने झाओ एवरन और उसकी पत्नी के साथ उदास होकर शराब पी और इस मुद्दे का खुलासा किया। क्या आपको लगता है कि अगर फादर फैन मुसीबत में नहीं पड़े होते तो बाद में सफलता के लिए तैयार होने वाला व्यक्ति फैन शियाओफेई का भाई होता? इससे ये भी स्पष्ट होता है कि फैन शियाओफेई का भाई हमेशा खुद को हकदार क्यों समझता था, मानो उसका भाई उसका ऋणी है और उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। हुआंग दापेंग घर लौट आया और तुरंत ध्यान दिया कि झाओ एवरन के साथ कुछ गड़बड़ है। क्या गलत है? ऐसा लगा जैसे बच्चे को बहुत बड़ा झटका लगा हो।
उन्होंने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार उन्होंने अपनी व्यापारिक यात्रा में पैसे गंवा दिए हों। अन्यथा ऐसी अभिव्यक्ति का कोई कारण नहीं दिखता था। ये ठीक है, पैसा खोना भी ठीक है, बस इसे एक सबक के रूप में लें। हुआंग दापेंग को बहुत कुछ सहना पड़ा था। लोग कहते हैं कि आप व्यापार में बहुत धन कमा सकते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत से लोग ऐसे हैं जो धन गंवा देते हैं। झाओ एओरन ने कहा, ये वास्तव में पैसे खोने की बात नहीं है, बल्कि फैन शियाओफेई ने मुझे झटका दिया है। बेशक यह मेरे लिए भी एक झटका था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसने जो झटका दिया वह कुछ हद तक महत्वपूर्ण था। युवक अभी तक उससे उबर नहीं पाया था। हुआंग लेई को झटका। हुआंग दापेंग की पहली प्रतिक्रिया थी, क्या उन्होंने विषय को तोड़ दिया? बुजुर्ग की नज़र में यह निश्चित रूप से हुआंग लेई नहीं था जिसने इस मुद्दे को सक्रिय रूप से उठाया। यह मैं ही थी। क्या वह सचमुच इतनी मूर्ख लग रही थी? वह वास्तव में काफ़ी समझदार थी। आह, हुआंग दापेंग बहुत आश्चर्यचकित था। तुम्हें पता था कि झाओ एओरन तुम्हें पसंद करता है? ये बात तो सही है, वह लड़का हमेशा छिपने में माहिर था। ये सामान्य बात है कि आपको पता चल गया है। ठीक है, उसने यह नहीं पूछा कि तुम उसे क्यों पसंद नहीं करती। हुआंग दापेंग सचमुच उत्सुक था। मैंने बहुत समझाया, उसने अपने कारण दोहराए, और वह मुझे तथाकथित रूप से पसंद करता है। क्या ये सचमुच सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं कौन हूँ? क्या ये हो सकता है कि वह गणना कर रहा है क्योंकि अब आप कैपिटल सिटी में अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं? कभी कभी किसी के साथ बहुत अधिक परिचित होने पर भी कोई आश्चर्य नहीं होता। सबसे 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 महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक सौम्य और आज्ञाकारी पत्नी चाहता है। दादाजी, क्या आपको लगता है कि मैं एक आज्ञाकारी व्यक्ति हूँ? क्या मैं किसी पुरुष के लिए अपना करियर छोड़ सकती हूँ? बेशक मैं ऐसा नहीं कर सका। और वह प्रभावशाली है, तो क्या मैं भी प्रभावशाली नहीं हूँ? क्या दो प्रभावशाली लोग विवाह कर सकते हैं? हुआंग लेई ने कुछ ऐसा कहा जो उसने पहले नहीं कहा था। हुआंग दापेंग ने अपना सिर हिलाया, असंभव। एक प्रभावशाली साथी के साथ भी विवाह जारी रह सकता है, लेकिन यदि दोनों ही प्रबल हों तो वह विवाह निश्चित रूप से नहीं टिक सकता। मैं ऐसी नहीं हूं जो शादी नहीं कर सकती। नहीं, ये सही नहीं है। मैं ऐसी नहीं हूं जिसे परिवार में शादी करने के लिए उपयुक्त आदमी नहीं मिल सकता। मुझे झाओ एओरन को चुनने की क्या ज़रूरत है? हुआंग दापेंग ने सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, हम निश्चित रूप से किसी अधिक उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढ लेंगे। झाओ एओरान बुरा नहीं था, लेकिन जैसा कि हुआंग लेई ने कहा था, ऐसा नहीं है कि उपयुक्त पुरुष उपलब्ध नहीं थे। वह स्वीकार्य प्रतीत होने का कारण उसकी क्षमता और हुआंग लेई से परिचित होना था। बेशक झाओ परिवार के साथ आगे कोई लेन देन न होना भी एक फ़ायदा था। मैं लगभग भूल ही गया था कि झाओ परिवार खुद काफ़ी परेशानी पैदा करता है। जल्दी मत करो, मैं इधर उधर देखूंगा कि कोई योग्य लड़का है या नहीं, और तुम्हें स्कूल भी देखना चाहिए। हालांकि कुछ शिक्षित युवकों ने शादी कर ली थी, लेकिन एक बड़े हिस्से ने नहीं की थी। हालांकि हुआंग दापेंग और उनकी पत्नी ने कभी भी शादी के लिए दबाव नहीं डाला, लेकिन वे वास्तव में चिंतित थे और उम्मीद कर रहे थे कि हुआंग लेई जल्द ही शादी कर लेंगे। वे जब तक संभव था मदद करना चाहते थे, और उनके लिए ये देखना महत्वपूर्ण था कि भावी दामाद कैसा होगा और क्या वह हुआंग लेई के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। इससे पहले हुआंग दापेंग ने सोचा था, चाहे कुछ भी हो, झाओ एओरन हमेशा रहेगा। उनकी पोती को किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये पता चला कि हुआंग लेई को उसमें कोई रुचि नहीं थी, और वह उनके परिवार के लिए उपयुक्त नहीं था, जिससे बुजुर्ग को इस बात की गहरी चिंता हो गई कि कहाँ से शुरुआत करें। यद्यपि लोग लगातार संभावित प्रेमियों से परिचय कराते रहते थे, लेकिन उनके बारे में पर्याप्त जानकारी न होना एक समस्या थी। अचानक बुजुर्ग चिंतित हो गए और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर हम अपने गृहनगर में होते तो आपको एक से मिलवाने में कोई समस्या नहीं होती। 10 या 8 कोई समस्या नहीं होगी। बूढ़े व्यक्ति को सचमुच इस बात का अफसोस हुआ कि उसने उस समय चीज़ों पर ध्यानपूर्वक विचार क्यों नहीं किया। लेकिन उस समय कोई भी हुआंग लेई के साथ डेटिंग करने को तैयार नहीं था, और कई लोग फार्म में एक भेज दिए गए युवक के साथ काफ़ी खुश थे। यदि कुछ लोग तैयार भी थे तो हुआंग दापेंग खुश नहीं थे, उनके इरादे अच्छे नहीं थे। इसे भूल जाए, अब इस पर सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर होगा कि भविष्य की योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। झाओ या अभी अपनी झपकी से जागी ही थी कि उसने हुआंग दापेंग का चिंतित बूढ़ा चेहरा देखा और सोचा कि यह संभवतः किसी फॉर्मूला विवाद के कारण नहीं हो सकता। हुआंग लेई के औषधीय पाककला में शामिल होने के बाद उन्होंने महिलाओं के लिए अनुकूल नए उत्पाद विकसित किए, जो खूब बिके और बूढ़े आदमी के उपचारों से ज़्यादा खराब नहीं थे। झाओ या ने शुरू में हुआंग लेई का थोड़ा सा समर्थन किया, लेकिन उसने परिणाम इतने अच्छे होने की उम्मीद नहीं की थी। वैसे छोटी या तुम्हारी चाची झांग ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि तुम उनके लिए कुछ सफ़ेद मास्क तैयार कर सकोगी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी पूरी गर्मी की छुट्टियां खेलती रही और अब वह लोगों से मिलना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
झाओया को एक काम याद आया जो एक परिचित व्यक्ति ने उसे सौंपा था जब वह आज किराने का सामान खरीदने गई थी। व्यवसाय उसके पास आने से हुआंग लेई स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुई और उसने तुरंत कहा कि कोई समस्या नहीं है। देखिए, सफल होने के लिए वास्तव में अधिक कार्य करने पड़े, अधिक कार्य करना अधिक सीखने का तरीका था, अन्यथा वह इतने सारे उत्पाद कैसे बना पाती। हुआंग लेई जल्दी से अंदर जाकर सामान तैयार करने लगी। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने पारंपरिक चीनी चिकित्सा का अध्ययन करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। यदि वह डॉक्टर नहीं भी बनती तो भी यह उनके वर्तमान क्षेत्र में निश्चित रूप से मददगार होता। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, वह केवल चुपके से स्वयं सीखना शुरू कर सकती थी। नाड़ी लेना एक ऐसी चीज थी जिसे वह नहीं सीख सकती थी। उसने अनुमान लगाया कि चीनी चिकित्सा का अध्ययन करने वाले कॉलेज के छात्र भी शायद नाड़ी नहीं पहचान सकते, इसलिए इस विचार के साथ हुआंग लेई को अब इतना पछतावा नहीं हुआ। मुझे अभी भी और अधिक चिकित्सा पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता है ताकि मैं नए उत्पादों को लॉन्च करना जारी रख सकूं। ऐसा नहीं है कि कुछ व्यवसायों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, बल्कि या तो उनके पास माध्यम नहीं है या फिर वे शुरू करने से डरते हैं। चाची झांग ने यह भी बताया कि उन्होंने कम लागत वाला रास्ता अपनाया, जिससे उन्हें ज़्यादा लाभ नहीं हुआ बल्कि सिर्फ मजदूरी मिली। उन्होंने पहले ही अपनी रेसिपीज भी जारी कर दी थीं। जो कोई भी चीनी दवा के बारे में थोड़ा बहुत जानता है वह उनके बारे में जानता है। लाभ कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें इसमें व्यस्त रहने दें। लेकिन उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि रेसिपी देने के बाद भी लोग तैयार उत्पाद लेना पसंद करते थे। हुआंग लेई ने कमरे से बाहर निकलकर कहा, दादाजी, दादी जी, मुझे लगता है कि हमें बगल वाला घर खरीदने पर विचार करना चाहिए। फिर हम लोगों को काम पर रख सकते हैं या फिर इन सभी जड़ी बूटियों को पीसकर पाउडर बना सकते हैं। हमारा घर सामान से इतना भरा हुआ है कि पर्याप्त जगह नहीं है। शुरुआत में वे घर खरीदने की जल्दी में नहीं थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह रहने के लिए पर्याप्त जगह वाला है। उन्होंने कभी निजी रेस्तरां खोलने के बारे में नहीं सोचा, इसलिए घर खरीदने की कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन किसने सोचा था कि सिर्फ औषधीय भोजन बनाने से ही यह कारोबार इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हुआंग दापेंग ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि अगले दरवाजे वाला घर खरीदना आवश्यक है। ठीक है, अगले दरवाजे वाले घर का लेआउट समान है, क्यों न हम उसे भी खरीद लें। हुआंग दापेंग को यह अंदेशा था कि व्यापार और भी बड़ा होने वाला है। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए उन्हें हर बात को ध्यान में रखना चाहिए। क्या हमारे पास पर्याप्त पैसा है? हुआंग लेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने शुरू में सोचा था कि बस बगल वाला घर खरीद लेना ही काफ़ी होगा। लेकिन जब बूढ़े व्यक्ति ने अपना कदम उठाया तो वह असाधारण था। उसने सीधे 2 घर खरीदने का फैसला किया। क्या हमारे पास पर्याप्त पैसा है? एक साथ 2 घर खरीदना, क्या इससे ध्यान आकर्षित नहीं होगा? हुआंग लेई ने चिंतित होकर कहा। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा, पैसे की चिंता मत करो, हमारे पास पर्याप्त पैसा है। आपके दादाजी अपने वेतन का कुछ हिस्सा अग्रिम दे सकते हैं, क्योंकि मकान अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं है। इन दिनों हर कोई अपार्टमेंट इमारतों में रहना पसंद करता है क्योंकि उन्हें यह अधिक सुविधाजनक लगता है। ये सच है, लेकिन हुआंग दापेंग को आंगन वाले घर में रहना अच्छा लगता था। यह आने जाने के लिए सुविधाजनक था और यह सब परिवार जैसा था। हुआंग दापेंग अपने कार्यों के साथ फुर्तीला था। उसने हुआंग लेई के स्कूल की अवधि शुरू होने से पहले ही घर खरीद लिया था, साथ ही घर के कामों में मदद करने के लिए किसी को भी ढूंढ लिया था। सहायक के साथ एक ईमानदार और सीधा युवक भी आया, जिसने हुआंग लेई की जिज्ञासा को बढ़ा दिया। क्या उन्होंने पहले से ही काम के लिए एक आंटी को काम पर नहीं रखा था? क्या कोई आदमी सचमुच पाउडर पीसने का काम अच्छी तरह से कर सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह युवक भी युवा था। क्या वह यहाँ ईमानदारी से काम करने को तैयार होगा? उनका नया लॉन्च किया गया 4 मटीरियल सूप और विभिन्न प्रकार के फेशियल मास्क पाउडर वास्तव में रहस्य नहीं थे। यदि वे लीक हो जाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हुआंग दापेंग का औषधीय भोजन अलग था। वे गुप्त नुस्खे थे जिन्हें साझा नहीं किया जाना चाहिए। हुआंग लेई को चिंता होने लगी, क्या वह यहाँ व्यंजन चुराने आया है? होमिंग हुआंग लेई का अभिवादन करने ही वाला था कि उसने देखा कि वह उसे एक मापी हुई और सतर्क निगाह से देख रही है। पहले तो उसे इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जल्दी ही वह समझ गया और उसे यह बात मनोरंजक लगी। नमस्ते, मैं अंकल हो से मिलने आया हूँ। अंकल हो को देखा। अपने सामने खड़े आदमी की उम्र देखकर, जो लगभग उसकी ही उम्र का लग रहा था, उसे आश्चर्य हुआ कि वह उससे बड़ा कैसे हो सकता है। रुको, वह संप्रदाय में हुआंग दापेंग का भतीजा है। हुआंग लेई सचमुच आश्चर्यचकित थी। उसने याद किया कि हुआंग दापेंग ने कहा था कि उसके गुरु और सहशिष्य या तो मर चुके हैं या विदेश चले गए हैं। उसने पहले कभी हुआंग दापेंग को अपने संप्रदाय के बारे में कुछ भी कहते नहीं सुना था, तो फिर संप्रदाय को मदद की जरूरत पड़ते ही किसी को क्यों भेजना चाहिए? क्या ये सचमुच एक संयोग था? हुआंग लेई जानती थी कि दूसरे पक्ष के इरादों को जाने बिना इतने सारे विचार रखना थोड़ा ज्यादा था, लेकिन वह अपने संदेह को दूर नहीं कर सकी।
हुआंग लेई को इतना तनावग्रस्त देखकर हुआंग दापेंग ने हंसते हुए कहा, उनके दादा मेरे अंकल हो हैं, जिन्होंने मुझे औषधीय व्यंजन बनाना सिखाया था। तो बस यही था। हुआंग लेई को पता था कि हुआंग दापेंग ने युवक की पहचान की पुष्टि कर दी है। नमस्ते। जब हो मिंग बहुत छोटे थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके दादाजी व्यस्त थे और उन्होंने हो मिंग के पिता को पाककला का अधिक ज्ञान नहीं दिया। बाद में कुछ कारणों से वे अलग हो गए और वह अपने दादा से कभी नहीं मिले। उन्हें खाना पकाने का हुनर उनकी मां ने सिखाया था। ऐसा होता है कि मैं उसे एक दो चीज़ें सिखा सकता हूँ। हुआंग दापेंग को अंकल हो की पारिवारिक स्थिति की कुछ समझ थी। उन्हें इस बात पर बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कि उनके पोते को अपने चाचा की पाक कला और औषधीय व्यंजन कौशल विरासत में नहीं मिला। परिवार में एक जूनियर के रूप में हुआंग दापेंग अंकल हो के पारिवारिक मामलों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते थे। वह आपके चाचा की पहचान का प्रतीक भी रखते हैं। जब मैंने पहली बार अंकल हो से सीखना शुरू किया तो उनके बेटे ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। हुआंग दापेंग को निश्चित रूप से उन लोगों का सामना करना पड़ा था जो उसे नापसंद करते थे जब वह अंकल हो के साथ औषधीय व्यंजन सीख रहा था। यद्यपि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से धमकाया जा सके, फिर भी वह किसी और के क्षेत्र में था और पूरी तरह से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकता था। तो यही स्थिति थी। हुआंग लेई ने हो मिंग की ओर क्षमा याचना से देखा, आज मैं खाना बनाऊंगी। अचानक उसे कुछ याद आया, अंकल हो कहाँ रहते हैं। हालांकि खुद से कुछ ही साल बड़े किसी व्यक्ति को अंकल कहना स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी वह खुद को दिलासा दे पाई कि कुछ और बार कहने के बाद उसे यह सामान्य लगने लगेगा। क्या हमने अभी अभी पड़ोसी का आंगन साफ नहीं किया? उसके लिए वहां रहना एकदम सही है। हुआंग दापेंग ने मूल रूप से हो मिंग के यहाँ रहने की योजना बनाई थी, लेकिन वास्तव में घर में कोई अतिरिक्त कमरा नहीं था और उसके और हुआंग लेई के बीच उम्र का बहुत कम अंतर होने के कारण उनका एक ही छत के नीचे रहना अच्छा नहीं लगता। हुआंग लेई ने ओह कहकर स्वीकार किया। फिर उसे याद आया कि हो मिंग अपनी माँ के साथ बड़ा हुआ था। अंकल हो की माँ के बारे में क्या? हो मिंग की उम्र को देखते हुए उनकी माँ भी बहुत बूढ़ी नहीं हो सकती थी और शायद वह इतनी बड़ी पोती को स्वीकार नहीं कर पाती। हो मिंग ने धीरे से कहा, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। आह! हुआंग लेई ने तुरंत माफ़ी मांगी और हो मिंग ने संकेत दिया कि यह ठीक है। ये देखकर कि दोनों का परिचय हो चुका है, हुआंग दापेंग ने कहा, तुम मेरे बगल में जाओ और मेरे साथ खाना बनाना और औषधीय व्यंजनों का अध्ययन करना सीखो। चूंकि वह अपने गुरु के भाई का पोता था, इसलिए हुआंग दापेंग ने निर्णय लिया था कि उसके गुरु के भाई ने जो कुछ भी उसे सिखाया है वह स्वाभाविक रूप से उसे अपने वंशजों को भी सिखाएगा। हुआंग दापेंग ने सोचा कि भले ही उनमें जन्मजात प्रतिभा न हो, फिर भी उन्हें वह सिखाना चाहिए जो वे सिखा सकते हैं, क्योंकि इन कौशलों का अभ्यास करना हमेशा लाभदायक होता है। समय आने पर वह कुछ सिफारिशों के साथ मदद कर सकता है। सबसे खराब स्थिति में भी एक छोटी सी दुकान खोलकर जीविका अर्जित की जा सकती थी, और हुआंग दापेंग इस संभावना के लिए तैयार थे कि दूसरे व्यक्ति का खाना पकाने का कौशल उतना अच्छा न हो। उनके आश्चर्य के लिए हो मिंग ने वास्तव में उन्हें बहुत खुशी दी। मौलिक कौशल बहुत ठोस हैं। एक शेफ के लिए चाकू चलाने जैसे बुनियादी कौशल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें महारत हासिल करने में समय लगता है। पहले हुआंग दापेंग के आत्मविश्वास से भरे रूप को देखकर धोखा मत खाए। वास्तव में हो मिंग की उम्र को देखते हुए वह थोड़ा चिंतित था। आश्चर्य है कि अगर इस उम्र में शुरुआत से कुछ सीखा जाए तो कितना कुछ सीखा जा सकता है। अब ये देखकर कि चाकू चलाने का कौशल अच्छा था, उन्हें सचमुच राहत मिली और पाक कला सिखाने में उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। इस तरह हुआंग दापेंग ने औपचारिक रूप से अपने कौशल को अपने शिष्य को सौंपना शुरू कर दिया। यद्यपि उसने पहले भी प्रशिक्षुओं को लिया था, परंतु उस बूढ़े व्यक्ति के हृदय में वे वास्तव में शिष्य नहीं थे, बल्कि उसके पाककला ज्ञान के प्राप्तकर्ता मात्र थे। जब हुआंग दापेंग काम पर चले जाते तो हो मिंग घर पर ही विभिन्न बुनियादी कौशलों का अभ्यास करना शुरू कर देते। सबसे बुनियादी और सरल व्यंजनों से शुरुआत करते। ऐसा नहीं है कि हो मिंग का खाना पकाना खराब था। औसत व्यक्ति की तुलना में उनके कौशल को काफ़ी सभ्य माना जा सकता है, लेकिन ये तो बस इतना ही था, केवल सभ्य। यदि वह कोई दुकान खोलकर व्यापार करते तो उनकी जीवन भर की उपलब्धियां बहुत अधिक नहीं होती। उनके लिए एक शेफ, एक प्रसिद्ध शेफ बनना न केवल उनके पिता की स्थायी आशा का विषय था, बल्कि वह उद्योग भी था जिसे उन्होंने हमेशा प्यार किया था। यदि शून्य से शुरुआत करना आवश्यक हो तो ऐसा ही हो। होमिंग को कोई आपत्ति नहीं थी, वह अभी भी युवा था और वह ऐसा कर सकता था। झाओ एओरन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि हुआंग दापेंग के एक शिष्य का भतीजा उसका अनुसरण कर रहा था, और वह सोच रहा था कि यह प्रत्यक्ष शिष्य क्यों नहीं होगा। उत्सुकतावश उन्होंने ऑर्डर सौंपने के दौरान हुआंग लेई से पूछने का अवसर लिया। यह मत पूछिए कि उसने हुआंग दापेंग से सीधे तौर पर सवाल क्यों नहीं किया। उसे डर था कि कहीं बूढ़ा आदमी यह न सोचने लगे कि वह जिज्ञासु है। ये जानकर कि यह हुआंग दापेंग के मालिक के भाई का पोता था, झाओ एओरन को विश्वास करना मुश्किल हो गया। क्या वह पहले से ही अपने 40वें वर्ष में है?
पहले तो उन्होंने सोचा कि वह आदमी बहुत जल्दबाज लग रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वह वास्तव में 40 साल का था और काफ़ी युवा था। वह सचमुच जवान दिखने के रहस्य के बारे में जानने को उत्सुक था। नहीं, वह 40 साल का नहीं है, बस हमसे 3 साल बड़ा है। ये सोचना कि होमिंग इतना बुरा दिखता है, कितनी अदूरदर्शिता की कमी है। क्या, अपने बड़े भाई से सिर्फ 3 साल बड़े? झाओ एओरन ने मन ही मन गणना की और कहा, यह सही नहीं लगता। अगर उसके दादा आपके दादा के शिष्य के भाई थे, क्या उसकी उम्र तुम्हारे पिता के बराबर नहीं होनी चाहिए? और आपने पहले भी बताया है कि आपके दादाजी ने आपके गुरु के भाई से सीखा था और उनसे उन्हें बहुत मदद मिली थी। ऐसा नहीं हो सकता कि होमिंग के पिता ने उसे बहुत वृद्धावस्था में जन्म दिया हो, अन्यथा कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था। क्या मालिक के भाई का बेटा अनिवार्य रूप से मेरे दादा की उम्र का ही होना चाहिए? जब मेरे दादाजी 20 वर्ष के थे तो मालिक के भाई का बेटा सबसे बड़ा बच्चा नहीं था। मालिक के भाई की पत्नी ने कई बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा जब तक कि होमिंग के पिता ही एकमात्र जीवित बचे। अतीत में बच्चों का युवावस्था में मर जाना कोई असामान्य बात नहीं थी, और ये तथ्य कि होमिंग की दादी कई प्रयासों के बाद ही अंतिम बच्चे को बचा पाईं, विशेष रूप से दुखद था। झाओ एओरन समझ गए, ओह, एक देर से जीवन जीने वाला बच्चा। हुआंग दापेंग के साथ बहुत समय बिताने के बाद मुझे पता चला कि उसका गुरु कौन था और फिर यह पता लगाना चाहता था कि उसके मार्शल चाचा कौन थे। ये बहुत मुश्किल नहीं था। जब उसके दादा विदेश गए तो वह होमिंग के पिता को अपने साथ क्यों नहीं ले गया? सभी लोग उन बूढ़े लोगों को बहुत पसंद करते थे और उस व्यक्ति के पास भी पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए वह विदेश जाने के लिए नाव और हवाई जहाज के टिकट खरीद सकता था। हर बूढ़ा लड़का इतना लोकप्रिय नहीं होता। होमिंग के दादा दादी ने मंगनी के माध्यम से शादी की थी और उनमें एक दूसरे के प्रति स्नेह की कमी थी। बाद में उनके दादाजी पूरे साल विदेश में काम करते थे और घर पर ज्यादा दिन नहीं बिताते थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके दादा का एक उपनाम था, है ना? वह एक जाने माने शेफ थे और इतने समय बाद भी कुछ कहानियां अभी भी बाहर आ ही गईं। झाओ एओरन ने सिर हिलाया तो उसने पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया। हाँ, उन्हें छोड़ दिया गया और उनके लिए बहुत कठिन समय था। उस पागल युग में या उससे भी पहले जीवन बहुत कठिन हो सकता था। खराब सामाजिक स्थिति, देर से शादी और फिर शादी के कई साल बाद बच्चे हुए। यद्यपि झाओ एओरन को लगा कि उसका वर्तमान जीवन भी कठिन है, परिवार द्वारा त्याग दिया गया है, कम से कम उसका बचपन वास्तव में खुशहाल था। होमिंग के लिए स्थिति अलग थी। बुजुर्ग दादी, बीमार माँ और समय से पहले दिवंगत पिता के कारण परिवार की सामाजिक स्थिति खराब थी और उन्हें छोटी उम्र से ही परिवार का भरण पोषण करना पड़ा। यही बात युवा होने और परिवार का भरण पोषण करने पर भी लागू होती है। यह अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। लोग इस बारे में बात करते हैं कि फैन शियाओफेई का जीवन कितना कठिन है, कैसे उन्होंने मुसीबत में फैन परिवार का समर्थन किया, इत्यादि। ईमानदारी से कहें तो होमिंग के साथ कोई तुलना नहीं है, उनकी परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। जहां तक होमिंग के प्रति हुआंग लेई के उच्च सम्मान का सवाल है, झाओ एओरन को काफ़ी असहजता महसूस हुई, या यूं कहें कि बहुत असहजता महसूस हुई, लेकिन वह इसे खुलकर नहीं कह सका। क्या वह भविष्य में कोई रेस्टोरेंट खोलने की योजना बना रहा है या बाहर काम करने जाएगा? वह हुआंग दापेंग के प्रशिक्षु का भतीजा हो सकता है, लेकिन वह वास्तव में उसे एक प्रशिक्षु की तरह ही सब कुछ सिखाता है। जब तक बच्चे की पाककला अच्छी है, उसे अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस ये स्पष्ट नहीं है कि वह कौन सा रास्ता चुनेगा। हुआंग लीजाओ सचमुच आंखें घुमाना चाहती थी। उसका भविष्य क्या है और वह क्या सोचता है, ये सब उसका अपना मामला है। चाहे वह रेस्तरां खोले या काम करने के लिए जगह ढूंढे, ये सब उस पर निर्भर है। परिवार को संभालने में सक्षम होने के कारण होमिंग कोई आसान व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके अपने विचार और इच्छाशक्ति है। झाओ एओरन ने इसके बारे में सोचा और सहमति व्यक्त की। आप क्या करना चाहते हैं? बूढ़ा आदमी न तो सुझाव देगा और न ही दूसरों को सुझाव देगा। ठीक है, यह मेरा आदेश है। मैं वापस जा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से वह अपने व्यवसाय और पढ़ाई में बहुत व्यस्त था, जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वह सचमुच एक काम से दूसरे काम में भागता रहता था। जब झाओ एओरन जा रहा था, उसने पीछे मुड़कर आंगन में सब्जियां काट रहे होमिंग को देखा और मन ही मन हंसने लगा। जब उन्हें पता चला कि एक युवक हुआंग दापेंग का पीछा कर रहा है, तो उन्होंने उसके बारे में हर तरह से पूछताछ की। कुछ बातें तो पता नहीं चल सकी, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि और उम्र जैसी अन्य बातें पता चल सकीं। यह मत पूछिए कि उन्हें कैसे पता चला, बस इतना जान लीजिए कि यदि आप स्थानीय निवासी नहीं हैं, तो यहाँ लंबे समय तक रहने के लिए निवासियों की समिति से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है, अन्यथा आप यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह सकते। होमिंग की उम्र जानते हुए कि उसके माता पिता नहीं हैं, कि वह अनाथ है, वह कैसे घबराया नहीं। सचमुच बहुत घबराहट हो रही है। उन्हें याद आया कि हुआंग परिवार हमेशा से उसके लिए एक दामाद ढूंढना चाहता था, लेकिन ऐसा करना बहुत कठिन था।
बाद में जब उन्हें पता चला कि वह व्यक्ति एक शेफ था और हुआंग दापिंग को अंकल मास्टर कहने के बावजूद झाओ एओरन चिंतित हो गए। यदि वह वास्तव में एक प्रशिक्षु को नियुक्त कर रहा था तो क्या उसे मास्टर नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन उन्हें अंकल मास्टर क्यों कहा जाए? हाँ, यहाँ दिए गए पाठ का अनुवाद है। ये बात तो समझ में आती है, यदि आप हुआंग दापिंग को मास्टर कहते हैं तो फिर उनके साथ रहने वाले दामाद बनने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यदि आप उन्हें अंकल मास्टर कहते हैं तो उनके लिए चालाकी की गुंजाइश है। अब उन्होंने वास्तव में इसे कोई धमकी नहीं माना, इसका एक सरल कारण था। दूसरा पक्ष बहुत दृढ़ था और जिस तरह से वह सब्जियां काट रहा था उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह वास्तव में कुशल था। भले ही वह एक जिद्दी व्यक्ति था, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि हुआंग दापिंग के अधीन इतने गहन प्रशिक्षण के बाद उनके पाक कौशल में सुधार नहीं हुआ होगा। यदि उनके कौशल में वास्तव में सुधार नहीं हुआ तो न केवल हुआंग लेई उन्हें नीची नज़र से देखेंगे बल्कि हुआंग दापिंग भी प्रसन्न नहीं होंगे। यदि उस लड़के में सचमुच प्रतिभा होती तो क्या वह उस परिवार में विवाह करने को तैयार होता? अपने स्वयं के विचारों और क्षमताओं वाला व्यक्ति निश्चित रूप से लिव इन दामाद नहीं बनना चाहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए झाओ एओरन के कदम काफ़ी हद तक हल्के हो गए। हाल ही में वह वास्तव में व्यस्त था। वह कानून की पढ़ाई कर रहा था जिसके लिए उसे बहुत सारी सामग्री याद करनी पड़ती थी, और साथ ही वह पैसा कमाने की कोशिश में भी व्यस्त था। इसके अलावा उन्हें अप्रत्याशित रूप से अपने लंबे समय से अनुपस्थित परिवार से एक पत्र मिला जिसमें उनके कुशलक्षेम के बारे में पूछा गया था, तथा ये भी कहा गया था कि यदि उनके पास पैसे की कमी हो तो वे कुछ सहायता प्रदान कर सकते हैं। तमाम तरह की बातचीत के बाद पत्र का सार ये था कि यदि संभव हो तो वे आशा करते हैं कि वह पुनः उनसे मिलने आ सके, तथा उन्होंने कहा कि उसके दादा दादी उसे बहुत याद करते हैं। यद्यपि वह जानता था कि उन शब्दों में बहुत अधिक झूठ था, फिर भी उसे अपने दादा दादी की दयालुता हमेशा याद रहती थी। अब उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी और जैसा कि पत्र में लिखा था, कौन जानता था कि कब दोनों बुजुर्ग इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। यदि वह समय आया तो वह बहुत दुखी होगा और जीवन भर उसे याद रखेगा। बहुत सोचने के बाद झाओ एओरन ने फैसला किया कि सर्दियों की छुट्टियों के दौरान वह निश्चित रूप से एक उचित यात्रा के लिए वापस जाएगा। झाओ एओरन ने कहा कि भले ही वे किसी भी तरह की रणनीति का सहारा लें, लेकिन उन्हें वास्तव में इसकी परवाह नहीं है। अब हालांकि उसके पास झाओ परिवार से सीधे भिड़ने की शक्ति नहीं थी, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे अपनी इच्छा से धमका सकें। जैसे ही सत्रांत परीक्षाएं समाप्त हुईं, सभी ने घर जाने के लिए अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। झांग जिया ने भी हुआंग लेई के साथ आंगन वाले घर में लौटने के लिए अपना सामान पैक किया। उन्होंने कल की यात्रा के लिए ट्रेन टिकट खरीदे थे। चूंकि मामला वैसे भी पूछने का था, इसलिए उन्होंने झांग जिया का टिकट भी खरीद लिया था और उन चारों के लिए मुलायम स्लीपर का विकल्प चुना था। जब झांग जिया को पता चला कि वे नर्म स्लीपर वापस ले रहे हैं तो वह सचमुच हैरान रह गई। उसने सोचा था कि कठोर स्लीपर पर्याप्त हैं, कम से कम उन्हें रात भर ठीक से आराम करने का अवसर मिलेगा। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि परिणाम सुखद था। वह वास्तव में मुलायम स्लीपरों में यात्रा कर सकती थी। यह उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था, और हालांकि टिकट की कीमत अधिक थी, झांग जिया ने कहा कि वह वास्तव में परेशान नहीं थी। मैंने काफ़ी कूपन तैयार किए हैं। मैं कैपिटल सिटी के और अधिक स्नैक्स खरीदूंगा और फिर यहाँ से स्थानीय विशेष व्यंजन खरीद कर ले जाऊंगा। एक बार जब मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं सामान सीधे वितरित करने के लिए कोई जगह ढूंढ लूंगा। पैसे कमाने का ये तरीका झाओ एओरन ने सुझाया था। यद्यपि उसकी कमाई बहुत अधिक नहीं थी, जिसमें उसके गृहनगर से लाई गई वस्तुएं और कुछ अतिरिक्त सामान भी शामिल था, फिर भी वह अच्छी रकम कमा लेती थी। मुलायम स्लीपर ले जाना महंगा था, लेकिन इसका मतलब था कि वह अधिक सामान ले जा सकती थी। मुझे अभी भी एक बार और बाजार की जांच करनी है। झांग जिया ने एक नोटबुक निकाली और चीजें लिखती रही। हुआंग लेई ने देखा कि यह कोड को समझने जैसा था, उस पर गलत आरोप नहीं लगाया गया था। वास्तव में आपको चिकित्सा का अध्ययन करना चाहिए था, सिर्फ आपके लिखने के तरीके के आधार पर। हुआंग लेई ने अपना सिर पीछे खींच लिया और सूत्र पर काम करना जारी रखा। इससे झांग जिया को याद आया, ठीक है, मेरे लिए भी कुछ मास्क जरूर तैयार करना। मास्क आपके लिए? हुआंग लेई ने बड़े गर्व से हाथ हिलाकर संकेत दिया कि कोई समस्या नहीं है। जब झांग जिया का परिवार अपने विशेष उत्पाद भेजता था तो वे हमेशा उनमें से कुछ उसके साथ साझा करते थे। जब भी कोई बैठक या कार्यक्रम होता था जिसमें हुआंग लेई शामिल नहीं हो पाते थे तो झांग जिया नोट्स लेने में मदद करते थे। फेस मास्क जैसी चीजें उसे बस दे दी गईं। कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा चचेरा भाई कुछ समय पहले एक व्यापारिक यात्रा पर कैपिटल सिटी आया था। क्या उसे राजधानी की हवा शुष्क नहीं लगी? इससे उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ गईं, इसलिए मैंने उसे आपके बनाए कुछ फेस मास्क दे दिए। मेरी बहन ने कहा कि वे अच्छी तरह से काम करते हैं, इसलिए मैंने उन्हें कई बार मेल किया है। हुआंग लेई को याद आया कि झांग जिया ने कई बार उससे फेस मास्क पाउडर खरीदा था और कहा था कि यह उसकी सहपाठी के लिए है, लेकिन यह उसकी बहन को भेजने के लिए था।
वास्तव में ये चीज़ घर पर बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि यह कोई जटिल फॉर्मूला है जिसे घर पर नहीं बनाया जा सकता। घर की हर्बल दवाइयाँ उतनी अच्छी परिणाम नहीं देती जितनी आप बनाती हैं। झांग जिया ने पहले भी इसका जिक्र किया था और नुस्खा भी साझा किया था, लेकिन परिणाम कैपिटल सिटी से भेजे गए मेल की तरह प्रभावी नहीं थे। देखिए, मेरी बहन ने भी बहुत से लोगों को इसकी सिफारिश की है। क्या आपके पास स्टॉक में कुछ है? झांग जिया काफ़ी चिंतित थी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहले से बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी बहन ने कल रात एक जरूरी टेलीग्राम भेजा था। झांग जिया ने भेजने वाले की प्रशंसा की, ये सोचकर कि टेलीग्राम आपातकालीन स्थिति के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ तो वे सभी फेस मास्क पाउडर के लिए थे। मात्रा को देखते हुए हुआंग लेई का चेहरा पीला पड़ गया। कितने लोगों को इसकी ज़रूरत है? मुझे लगता है कि इतने पैसों में तो हम एक दुकान खोल सकते हैं। हुआंग लेई को भी इतनी रकम देखकर चक्कर आ गया। मेरे पास कुछ इन्वेंट्री है, हम कुछ और बना सकते हैं। इसने सचमुच मेरे गोदाम को साफ कर दिया। अपनी वापसी के बाद मांग को लेकर चिंतित हुआंग लेई ने विशेष रूप से अतिरिक्त स्टॉक तैयार कर रखा था, ताकि अगर किसी को इसकी आवश्यकता हो तो वह तुरंत उपलब्ध करा सके। हालांकि ये स्टॉक वसंत महोत्सव के बाद तक नहीं चला, अब इसमें डुबकी लगाने का समय आ गया था। ठीक है, मैं इसमें आपकी मदद करूंगी। झांग जिया को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर वह न होती तो इतनी जल्दी नहीं होती। हुआंग लेई को पता था कि झांग जिया भी व्यस्त है, सामान खरीदने में व्यस्त है। तुम अपना काम जारी रखो, मैं इसे संभाल सकती हूँ। जब से उसे अक्सर पाउडर पीसने का काम करना पड़ता है, तब से उसे पाउडर पीसने वाली मशीन पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, जिससे काम बहुत आसान हो गया। मशीन को काम करते देख झांग जिया आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये महंगा रहा होगा, ये जानते हुए कि फेस मास्क बनाना वास्तव में बहुत लाभदायक नहीं है, इसमें केवल थोड़ी सी मजदूरी लगती है। वह सचमुच इस बात को लेकर चिंतित थी कि मशीन के साथ भी वह कब अपना खर्चा निकाल पाएगी। दूसरे की चिंताओं को देखते हुए, चिंता मत करो, ये सिर्फ फेस मास्क बनाने के लिए नहीं है। औषधीय भोजन बनाते समय कुछ को पाउडर के रूप में भी रखना पड़ता है। कभी कभी टुकड़ों की ज़रूरत होती थी तो कभी पाउडर की, इसलिए मांग काफ़ी ज़्यादा थी। अगर यह सब हाथ से किया जाता तो ये बहुत थका देने वाला होता। अब तो मैंने 2 नौकरानियां भी रख ली हैं। जैसे जैसे औषधीय भोजन के लिए अधिक ऑर्डर आने लगे, प्रसंस्करण हेतु अनेक सामग्रियां और औषधीय जड़ी बूटियां उपलब्ध हो गईं, भले ही फार्मेसी से खरीदी गई जड़ी बूटियां पहले से ही संसाधित की गई हों। हालांकि हुआंग दापेंग की नज़र में ये जड़ी बूटियां अभी भी मानक के अनुरूप नहीं थीं। इन्हें उपयोग में लाने से पहले और अधिक प्रसंस्करण की आवश्यकता थी। इन जड़ी बूटियों को कैसे संसाधित किया जाता है, हुआंग दापेंग ने हुआंग लेई और होमिंग को स्पष्ट रूप से समझाया। ऐसा क्यों है कि हमारे औषधीय भोजन का स्वाद दूसरों की तुलना में बेहतर है? ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारे पास गुप्त नुस्खे हैं। वास्तव में औषधीय भोजन सभी जगह लगभग एक जैसे ही होते हैं। पारंपरिक चीनी चिकित्सा पर पुस्तकों को देखने से या किसी टीसीएम चिकित्सक से परामर्श करने से भी ये बातें सामने आ सकती हैं। यह एक खुला रहस्य है। दुर्लभ बात यह है कि अद्वितीय औषधीय भोजन बनाने के लिए जड़ी बूटियों को और अधिक संसाधित किया जाना चाहिए। इसमें हुआंग लेई द्वारा बनाए गए फेस मास्क भी शामिल हैं, जिन पर भी इसी प्रकार का प्रसंस्करण किया गया था। यही कारण था कि लोगों को हमेशा यह महसूस होता था कि समान जड़ी बूटियों के उपयोग के बावजूद प्रभाव उतना अच्छा नहीं था। कभी कभी हुआंग लेई सोचती थी कि कुछ वर्षों में वह औषधीय भोजन कक्ष खोलेगी, जिसमें औषधीय भोजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और नियमित व्यंजन पकाने से परहेज करेगी। हुआंग दापेंग एक महान रसोइया था, लेकिन क्या वहाँ पहले से ही बहुत सारे महान रसोइये मौजूद नहीं थे? औषधीय भोजन बनाना काफ़ी सरल था और इससे लाभ कमाना आसान था। बस दवाइयों के पैकेटों को क्रम से रखें और उन्हें सामग्री के साथ पकने के लिए डाल दें। दवाइयों के पैकेट छीन लिए जाने और रहस्यों के लीक हो जाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि वे लौटी हुई औषधीय जड़ी बूटियों को ध्यान से देखें तो भी वे लोग बहुत दिमाग लगा लेंगे और फिर भी उनमें छिपे रहस्यों को नहीं जान पाएंगे। औषधीय भोजन के अलावा सौंदर्य व्यवसाय में प्रवेश की भी संभावना है। आजकल आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और यह ऐसा युग है जहां लोग दिखावे की उतनी परवाह नहीं करते। उनसे फेशियल मास्क खरीदने के लिए आने वाले लोगों की निरंतर भीड़ इस बात का प्रमाण है कि चाहे समय और स्थान कोई भी हो, हमेशा ऐसे कई लोग होते हैं जो सौंदर्य की परवाह करते हैं। हालांकि ये केवल उसके वर्तमान विचार हैं और वह इन लक्ष्यों और विचारों को प्राप्त कर पाएगी या नहीं, यह अभी भी अज्ञात है। झांग जिया ने देखा कि पाउडर वाली दवा जल्दी से तैयार हो गई थी और यह जानते हुए कि हुआंग लेई इसे अकेले संभाल सकता है, वह तुरंत खरीदारी करने के लिए बाहर चली गई। चूंकि वे स्लीपर बर्थ में यात्रा कर सकते थे, इसलिए वे अधिक सामान ला सकते थे और झांग जिया और भी अधिक सामान खरीदना चाहता था। और ठीक है, ये पेस्ट्री कूपन ले लो। हुआंग लेई को याद आया कि घर पर काफ़ी सारे थे। उनके परिवार के तीनों सदस्यों को बाहर से आने वाली पेस्ट्रीज विशेष रूप से पसंद नहीं थीं
और यदि कभी उन्हें पेस्ट्रीज की जरूरत पड़ती तो उनके घर पर एक शेफ रहता था जो उन्हें बना देता था। पेस्ट्री कूपन। अचानक अपने सामने आए ढेर सारे पेस्ट्री कूपनों को देखकर झांग जिया की आंखें हिंसक रूप से हिल गईं। कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। इन्हें ले लो, इनकी वैधता फरवरी में समाप्त होने वाली है, हुआंग लेई ने जोर देकर कहा और उन्हें झांग जिया के हाथ में थमा दिया। हम आमतौर पर घर पर जो पेस्ट्री खाते हैं वे सभी घर पर ही बनाई जाती हैं, हुआंग लेई ने समझाया, क्योंकि हो सकता है कि झांग जिया उन्हें न चाहें। जब तक हम वापस आएंगे तब तक ये पेस्ट्री कूपन संभवतः समाप्त हो जाएंगे। ये हुआंग लेई की ओर से महज एक सामान्य टिप्पणी नहीं थी, वास्तव में वे पेस्ट्री कूपन फरवरी के अंत में समाप्त हो रहे थे। झांग जिया ने कुछ पेस्ट्री कूपन की जांच की और पाया कि वे कूपन वास्तव में 1 महीने में समाप्त होने वाले थे। परिस्थितियों को देखते हुए झांग जिया ने अब हुआंग लेई के साथ संकोचपूर्ण व्यवहार नहीं किया और पेस्ट्री कूपन ले लिए, ये सोचकर कि बाद में उसके लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाएंगे। उसकी मां ने एक पेस्ट्री बनाई थी जो हुआंग लेई को बहुत पसंद थी, जिसके बारे में झांग जिया को हमेशा से पता था। कैपिटल सिटी में पढ़ाई के दौरान हुआंग लेई अक्सर उसके भोजन को बेहतर बनाने के लिए उसके लिए स्वादिष्ट व्यंजन लाती थी। हुआंग लेई की दयालुता ऐसी चीज थी जिसे वह कभी नहीं भूली थी। 2 व्यस्त दिनों के बाद वे अंततः ट्रेन में चढ़ने से ठीक पहले आवश्यक मात्रा में सामान तैयार करने में सफल रहे। हुआंग लेई के थके हुए चेहरे को देखकर होमिंग ने संसाधित हर्बल दवा को पीसने वाली मशीन में डालना जारी रखा। मैं कुछ दिनों में कुछ और औषधीय जड़ी बूटियां खरीदूंगा, उन्हें तैयार करूंगा और फिर उन्हें पीसकर पाउडर बनाऊंगा। चेहरे के मास्क के लिए आवश्यक सामग्री बहुत तकनीकी नहीं थी, बस उन्हें तौलना था और फिर प्रत्येक को अलग से पैक करना था, जो थोड़ा परेशानी भरा हो सकता था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वे उस समय औषधीय भोजन नहीं बना रहे थे। वे आंटियों से ओवरटाइम काम करने के लिए कह सकते थे, या वह अकेले ही यह काम संभाल सकते थे। वाह, हुआंग लेई भावुक हो गया। उन्होंने मूल रूप से छुट्टियां समाप्त होने के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य अधिक स्टॉक बनाना था। अप्रत्याशित रूप से होमिंग ने कुछ स्टॉक बनाने में मदद की पेशकश की, जिससे वह वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति बन गया। धन्यवाद, अंकल हो, लेकिन सारा दिन घर पर ही काम मत करो। हुआंग लेई को सचमुच चिंता थी कि एक बार वे चले गए तो होमिंग निश्चित रूप से घर पर ही दुबक जाएगा, अपनी खाना पकाने की कला में सुधार नहीं करेगा और फिर काम करेगा। जब से वह यहाँ आया है वह कभी भी बाहर नहीं जाता जब तक कि आवश्यक न हो। मुझे पता है, चिंता मत करो, खरीदारी करने जाओ, खेलने जाओ। होमिंग के लिए ये गतिविधियां समय की बर्बादी थीं, क्योंकि समय उनके लिए अत्यंत कीमती था। हुआंग दापेंग जानता था कि हुआंग लेई के पास हमेशा अपने विचार होते हैं, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लड़की के पास इतने मजबूत विचार होंगे। आप कह रहे हैं कि आप नौकरी स्वीकार नहीं करेंगे? हुआंग दापेंग ने एक बार फिर हुआंग लेई से पुष्टि की। हुआंग लेई ने पुष्टि में कहा, हाँ, मुझे यकीन है। हुआंग लेई, जो विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाले थे, को केंद्रीय बैंक में एक पद आवंटित किया गया था। ये बहुत बुरा नहीं था, क्योंकि उस समय केंद्रीय बैंक अभी भी जमा और निकासी सेवाएं प्रदान कर रहा था। हुआंग लेई को पता था कि बहुत जल्द ही केंद्रीय बैंक जमा और निकासी सेवाएं प्रदान नहीं करेगा तथा पूरी तरह से राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। अगले 1 दशक में ये सिविल सेवकों को मिलने वाले लाभों के बराबर हो जाएगा, जो कार्यात्मक विभागों में कर्मचारियों के साथ किया जाने वाला व्यवहार होगा। एक विश्वविद्यालय स्नातक के रूप में उसकी संभावनाएं बहुत खराब नहीं थीं, और हुआंग लेई ने इस पर लंबे समय तक विचार किया था। भले ही उसकी इंटर्नशिप का प्रदर्शन सराहनीय रहा हो और प्रोफेसरों ने उसका सकारात्मक मूल्यांकन किया हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लंबे विचार विमर्श के बाद हुआंग लेई को महसूस हुआ कि उसे नौकरी पर जाने की दिनचर्या वास्तव में पसंद नहीं है। मैं चीनी चिकित्सा संस्थान में कक्षाओं का ऑडिट करना चाहता हूँ। मैं सौंदर्य उपचार और शारीरिक कंडीशनिंग के लिए पारंपरिक चीनी चिकित्सा का उपयोग करने के व्यवसाय का विस्तार करना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में सभी लोगों का जीवन बेहतर होता जा रहा है, तथा अधिक धनी लोग भी हो गए हैं। हुआंग लेई के फेशियल मास्क के कारोबार में भी काफ़ी सुधार हुआ। उन्होंने पाउडर को पीसने और उसकी पैकेजिंग करने के लिए 2 लोगों को विशेष रूप से नियुक्त किया। यद्यपि विक्रय मूल्य अधिक नहीं था, लेकिन लोगों को लगा कि यह मेहनताना, यानी कड़ी मेहनत से कमाई गई रकम कमाने के लिए पर्याप्त है। सच तो यह है कि केवल वह ही जानती थी कि उसकी कमाई इतनी मामूली नहीं थी। पहले उन्हें जिन जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी वे उन्हें फार्मेसियों से खरीदती थीं, लेकिन अब वे उन्हें सीधे हर्बल कंपनियों से खरीदती हैं। थोक में खरीदने से लागत में काफ़ी कमी आई। हुआंग लेई कह सकती है कि इस क्षेत्र में उसने वास्तव में सोने की अपनी पहली बाल्टी बनाई, जिससे उसके दिल में विभिन्न महत्वाकांक्षाएं जाग उठीं। वह हमेशा सोचती थी कि क्या वह व्यवसाय के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर और भी अधिक पैसा कमा सकती है।
बहुत विचार विमर्श के बाद हुआंग लेई ने सोचा कि यदि वह वास्तव में इस क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है तो उसे बहुत कुछ सीखना होगा, खासकर क्योंकि उसके मुख्य उत्पाद प्राच्य हर्बल त्वचा को गोरा करने वाले और त्वचा की देखभाल करने वाले उत्पाद थे। बिना किसी सैद्धांतिक ज्ञान के वह व्यवसाय चलाने का साहस कैसे कर सकती थी? वह अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित प्रतिष्ठा और स्थापित स्थिति को यूं ही बर्बाद नहीं कर सकती थी, है न? उस समय किसी ने भी इस अवसर पर ध्यान नहीं दिया था, या यूं कहें कि जिन्होंने ध्यान दिया था उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इस व्यवसाय से दक्षिण में व्यापार करने जितना शीघ्रता से धन कमाया जा सकता है, और यदि किसी ने ध्यान दिया भी तो वे इस उद्योग में निवेश नहीं करेंगे। सीमित प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए हुआंग लेई ने खुद को बेहतर बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। यदि संभव हो तो चीनी चिकित्सा संस्थान से कुछ होनहार छात्रों को ढूंढना और भी बेहतर होगा। हुआंग लेई ने बहुत पहले तैयार की गई योजना निकाली और उसे हुआंग दापेंग और झाओया के सामने रख दिया। वृद्ध दंपति को आश्चर्य हुआ। ये जानना एक बात थी कि उनका बच्चा सक्षम है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष सामना करना दूसरी बात थी। हुआंग दापेंग ने सूची उठाई और पढ़ना शुरू किया। क्या आप तुरंत एक दुकान खोलने की योजना बना रहे हैं? नहीं, फैक्ट्री खोलने के लिए। पहले यह एक छोटा सा उद्यम था और इसे कभी औपचारिक रूप नहीं दिया गया, जो मुझे लगता है कि सही नहीं है। मैं अभी बिना लाइसेंस के काम कर रहा हूं। अगर किसी ने मेरी शिकायत कर दी तो क्या होगा? यदि कोई मेरी शिकायत करते हुए ये दावा करता है कि मेरे उत्पाद के उपयोग से उनके चेहरे पर समस्या उत्पन्न हुई है, तो मेरे पास कोई बचाव नहीं होगा। उस समय लोग अभी भी अपेक्षाकृत सरल और भोले थे और कोई भी उत्पाद के साथ छेड़छाड़ के बारे में नहीं सोचता था। हुआंग लेई ने अब इसके बारे में सोचते हुए खुद को लगातार भाग्यशाली महसूस किया। यदि किसी की मंशा गलत होती तो उसे गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता। वह शायद भाग्यशाली रही होगी कि उसे पहले किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह भविष्य में भी अपनी किस्मत बरकरार रख पाएगी। सबसे अच्छा समाधान ये था कि अच्छी तरह से तैयारी की जाए। ये सच है, हुआंग दापेंग ने स्वीकार किया, जिनका कार्यस्थल कोई साधारण नहीं था। यद्यपि वे अपने शब्दों को लेकर सावधान थे और उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन कभी कभार लीक होने वाली सामग्री हुआंग दापेंग के उपयोग के लिए पर्याप्त थी। ये निश्चित रूप से भविष्य में औपचारिक हो जाएगी। अगर ऐसा है तो कंपनी खोलना भी एक विकल्प है। हुआंग दापेंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर हुआंग लेई के विचार से सहमत हो गया। क्या चल रहा है? झाओहा ने हैरान होकर हुआंग दापेंग को देखा। अभी अभी उन्होंने कहा था कि वे हुआंग लेई को मनमानी करने की अनुमति नहीं दे सकते, लेकिन जब उसने कुछ शब्द कहे तो उन्होंने तुरंत अपना विचार बदल दिया। क्या आप उसे अपना मन बदलने के लिए राजी कर सकते हैं? हुआंग दापेंग ने अपना सिर घुमाया और पूछा। झाओया अवाक रह गई। बेशक, मैं नहीं कर सकती। तो फिर युवती को एक बार कोशिश करने दो। हुआंग दापेंग ने सोचा, जियाओ लेई को बाहर जाने दो। अगर वह अपना नाम बना सकती है तो बेशक यह अच्छी बात है, अगर नहीं, कोई बात नहीं, मैं कुछ संपर्क ढूंढ लूंगा। संपर्कों के माध्यम से हुआंग लेई के लिए नौकरी ढूंढना कुछ ऐसा था जो हुआंग लेई अभी भी करने में सक्षम था। यदि अन्य सभी उपाय विफल हो गए, तब भी उनके पास कई आंगन वाले मकान और 2 दुकानें थीं। यदि हुआंग लेई काम नहीं भी करती तो भी संपत्तियों से प्राप्त किराए की आय उसके जीवनयापन के लिए पर्याप्त थी। झाओया ने मन ही मन सोचा कि हुआंग लेई वास्तव में व्यापार करने के लिए दृढ़ था। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए बेहतर होगा कि केवल हुआंग दापेंग की बात सुनी जाए और हुआंग लेई को बाहर जाने दिया जाए। अपने दादा दादी की बातचीत सुनकर हुआंग लेई बहुत क्रोधित हुई। दादाजी और दादी जी, आप बहुत आगे जा रहे हैं, सचमुच बहुत आगे। तुम मुझे इतना हतोत्साहित कैसे कर सकते हो? मुझे यकीन है कि मैं व्यवसाय को आगे बढ़ा सकती हूँ। हुआंग लेई को यकीन नहीं था कि वह व्यवसाय को बड़ा बना सकती है, लेकिन उन्हें विश्वास था कि यह उद्योग वास्तव में निवेश के लायक है। जैसे जैसे सभी लोगों के जीवन में सुधार हुआ, लोग अपने रूप रंग पर अधिक ध्यान देने लगे और इस पहलू पर पैसा खर्च करने को तैयार हो गए। ठीक है, क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? एक दादा होने के नाते हुआंग दापेंग अपनी पोती के व्यवसाय में निवेश करने को तैयार थे। कोई ज़रूरत नहीं। पिछले कुछ वर्षों में हालांकि सारी कमाई मामूली और कड़ी मेहनत से की गई थी। बाहरी लोगों को यह नहीं पता था कि हुआंग लेई ने वास्तव में काफ़ी पैसा बचाया था। मैं एक छोटी कार्यशाला से शुरुआत करूंगा। जब मेरे पास लाइसेंस होगा तो मैं कारखाना शुरू कर दूंगा। कुछ और पैसा कमाने के बाद मैं नए उत्पाद विकसित करूंगा और फिर धीरे धीरे विस्तार करूंगा। मैं इस उद्योग को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहती हूं। इस दृष्टिकोण के साथ वह उद्यमशीलता के रोमांच का आनंद ले सकती थी और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने से बच सकती थी। हुआंग लेई की दृढ़ता को देखते हुए हुआंग दापेंग ने अब धन निवेश करने पर जोर नहीं दिया। हुआंग लेई, जिन्होंने पहले ही परमिट प्राप्त कर लिया था, ने सबसे पहले झांग जिया के साथ इस मामले पर चर्चा की। इन दिनों झांग जिया भी एक मामले पर विचार कर रही थी।
वह अपना मन नहीं बना पा रही थी। हुआंग लेई के निर्णय के बारे में सुनकर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं। झांग जिया जानती थी कि उसके प्रमुख विषय के प्रोफेसर हुआंग लेई की प्रशंसा करते थे और उन्हें विश्वास था कि वह वित्तीय क्षेत्र में अच्छा करेगी। अप्रत्याशित रूप से वह स्कूल द्वारा सौंपी गई नौकरी को स्वीकार नहीं कर रही थी और यहाँ तक कि उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना भी बना ली थी। आजकल बहुत से लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और उसके मालिक बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश या तो बेरोजगार हैं या फिर भारी पारिवारिक बोझ से दबे लोग हैं जो व्यवसाय करने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम कॉलेज स्नातक थे जिन्होंने स्नातक होने के तुरंत बाद अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचा। प्रतिष्ठित स्कूलों से निकले लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऐसे स्नातक तो और भी दुर्लभ थे। झांग जिया समझ सकती थी कि हुआंग लेई ने ऐसा चुनाव क्यों किया, जबकि वर्षों से उसके हाथों से अनगिनत प्रकार के चेहरे के मास्क बनाए गए हैं। उसके एजेंट के रूप में उसने भी अच्छी रकम अर्जित की थी और हुआंग लेई ने तो उससे भी अधिक कमाया था, एक नियमित नौकरी से मिलने वाले वेतन से भी अधिक। लेकिन चाहे व्यवसाय से कितना भी पैसा आए, वह नौकरी करने जितना स्थिर नहीं था और यही बात उसके माता पिता उसे बार बार याद दिलाते रहते थे। झांग जिया को पता था कि वास्तव में उसके माता पिता को चिंता थी कि वह बहुत आवेगपूर्ण हो जाएगी और स्कूल से मिलने वाली नौकरी को ठुकराकर व्यवसाय करने लगेगी। जैसे जैसे स्नातक की पढ़ाई नज़दीक आती गई, कई सहपाठी उत्साहपूर्वक एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ने लगे। चाहे वे राजधानी में काम करने के लिए रुक रहे हों या अपने गृहनगर लौट रहे हों, किसी को नहीं पता था कि स्नातक होने के बाद वे एक दूसरे को फिर से देख पाएंगे या नहीं। कई लोगों ने सोचा कि चूंकि सभी लोग या तो बैंकिंग या वित्त विभाग में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए वे भविष्य में सहकर्मी बनेंगे और इस प्रकार कार्यस्थल पर एक दूसरे से मुलाकात हो सकती है। अब निस्संदेह इन स्कूली संबंधों को गहरा करना महत्वपूर्ण था, खासकर इसलिए क्योंकि झांग जिया और हुआंग लेई का काम के लिए राजधानी शहर में ही रहने का निर्णय कई लोगों के लिए ईर्ष्या का विषय था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि हुआंग लेई और झांग जिया ने वास्तव में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए नौकरी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, तो वे सभी हैरान रह गए। वे जानते थे कि व्यवसाय चलाने से अधिक धन कमाया जा सकता है, जो कमाई वे पूरे वर्ष मेहनत करके करते हैं उसे व्यवसाय का मालिक कुछ ही महीनों में कमा सकता है। लेकिन अगर उन्हें विकल्प दिया जाए तो वे फिर भी नौकरी करना पसंद करेंगे, क्योंकि वे सोचेंगे कि अगर सीधे व्यापार में जाकर तनाव मुक्त नहीं हुआ जाए तो विश्वविद्यालय जाने की क्या जरूरत है। सामाजिक समारोहों में वे अब भी झांग जिया और हुआंग लेई को आमंत्रित करते थे। आखिर कौन जानता है कि एक दिन वे बड़े बॉस बन जाएं, है ना? न तो हुआंग लेई और न ही झांग जिया को अपने और दूसरों के बीच के अंतर का एहसास था। यद्यपि भोजन और बातचीत के दौरान सभी लोग खुश नजर आ रहे थे, फिर भी एक स्पष्ट दूरी बनी हुई थी। यह विसंगति आमतौर पर अच्छे स्वभाव वाले झांग जिया के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल था। ये वास्तव में बहुत ज्यादा है, झांग जिया ने धीमी आवाज में कहा। रात्रिभोज समारोह से निकलने के बाद वह गुस्से में था। हुआंग लेई ने जवाब दिया, ये सामान्य बात है, उनकी नज़र में हम सिर्फ पैसे वाले लोग हैं। वे हमसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम बाद में बहुत पैसा कमा लेंगे और फिर वे हमें नीची नज़र से देखते हैं, ये सोचकर कि हम में महत्वाकांक्षा की कमी है। मनुष्य भी इतने विरोधाभासी हैं, हम नेटवर्किंग के उद्देश्य से भी उनके साथ समारोहों में शामिल होते हैं। भविष्य में यदि हमें अपना व्यवसाय बढ़ाना होगा और हमारे पास नकदी की कमी होगी, तो हम बैंक जा सकते हैं और ऋण प्राप्त करने का कोई रास्ता खोज सकते हैं। यदि यह कारण न होता तो हुआंग लेई वास्तव में हर भोजन में भाग नहीं लेना चाहती। सौभाग्य से इन दिनों किसी के पास भी आसान समय नहीं था, इसलिए ऐसे भोजन की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, अन्यथा ये वास्तव में भारी हो जाता। एक ऋण बैंक में इंटर्नशिप करने के कारण झांग जिया को ऋण सेवाओं के बारे में जानकारी थी, लेकिन ऐसी सेवाएं आमतौर पर राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए ही उपलब्ध थीं। क्या बैंक हमें, एक निजी उद्यम को, ऋण देने को तैयार होगा? बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि बैंक ऋण देते हैं, और अगर वे जानते भी हों तो भी यह असंभव है कि बहुत से लोग ऋण लेना चाहेंगे। स्वयं धन जुटाने के तरीके खोजने की अपेक्षा ब्याज आदि का भुगतान करना उचित नहीं होगा। दक्षिण में निजी उद्यम किस प्रकार विकसित हो रहे हैं तथा उनके राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों की वर्तमान स्थिति क्या है? सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन निजी उद्यम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि सामान खरीदने के लिए दक्षिण की ओर जाने की आवश्यकता न होती तो झांग जिया को कई संस्थानों का दौरा करने का मौका नहीं मिलता। स्वाभाविक रूप से अधिकांश समय ये कारखाने आगंतुकों को आने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थे, केवल छोटे पैमाने के निजी उद्यम ही अधिक स्वागत योग्य होते थे। जब बात निजी उद्यमों की आई तो वे वास्तव में बहुत गतिशील थे। मेरे भाई की कंपनी में भी अब कम व्यवसाय हैं। झांग जिया को घर से मिले एक पत्र की सामग्री याद आए और वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने अपने भाई से कहा कि वह दिनचर्या का पालन नहीं कर सकता, उसे बाहर जाकर पैसा कमाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए।
घर और स्कूल के बीच हर सफ़र में झांग जिया पैसा कमाना नहीं भूलता था, क्योंकि उसे पता था कि इस दौर में पैसा कमाना आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी। क्या तुम्हारा भाई सहमत हो गया? हुआंग लेई को लगा कि यह चुनौतीपूर्ण लग रहा है। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, बहुत से लोग अपने आरामदायक क्षेत्र को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे तथा अपनी वर्तमान स्थिति में ही बने रहना पसंद करते थे। मेरा भाई सहमत हो गया। उसने कहा कि चूंकि अब ज्यादा काम नहीं है, इसलिए वह काम के बाद एक स्टॉल लगाने की सोच रहा है। शुरुआत में झांग जिया को उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई सहमत हो जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, मेरा भाई सचमुच बहुत जिद्दी है। लेकिन जो भी हो, यह अच्छी बात थी कि उसका भाई बदलने को तैयार था। बाद में हताश होकर व्यवसाय शुरू करने से बेहतर था कि पैसा कमाना मुश्किल होने और कंपनी के दिवालिया होने से पहले ही व्यवसाय शुरू करने का निर्णय ले लिया जाए। झांग जिया की अपने भाई के बारे में बेबाक आलोचना सुनकर हुआंग लेई अपनी हंसी रोक नहीं सकी। वह झांग जिया के भाई से मिल चुकी थी और यद्यपि वह उतना बुरा नहीं था जितना बताया गया था, फिर भी वह वास्तव में बहुत ईमानदार आदमी था। बुरा नहीं है, कम से कम वह आपकी सलाह सुनने को तैयार है और व्यापार करने के लिए सहमत है। झांग जिया ने इसके बारे में सोचा और कहा, मैं अपने भाई के प्रति कोई नाराजगी नहीं रख सकता। हालांकि उन्होंने मेरे व्यवसाय का विरोध किया और इसे समझ नहीं पाए। झांग जिया ने उत्साह से कहा, मेरे भाई ने मुझे वैसे भी पैसे दिए। मैंने सोचा था कि मेरी भाभी को पता नहीं होगा। भाभी के रूढ़िवादी स्वभाव को देखते हुए, यदि उन्हें पता भी हो कि व्यापार करना लाभदायक हो सकता है, तो भी ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो अपनी भाभी को पैसे देने को तैयार होंगे। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके बड़े भाई ने बताया कि उसकी पत्नी को इस बारे में पता था और धनराशि उपलब्ध कराने का विचार उसी का था। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी भाभी बहुत कठोर हैं और उनसे बात करना मुश्किल है, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। झांग जिया ने गहरी सांस ली। मैंने फैसला किया है कि जैसे ही मैं स्नातक हो जाऊंगा, मैं सीधे घर जाऊंगा और फिर अपने भाई को सामान खरीदने के लिए दक्षिण ले जाऊंगा। हर कोई जानता है कि दक्षिण से सामान मंगाना लाभदायक है, अच्छी गुणवत्ता, ताज़ा स्टाइल और बढ़िया कीमतें मिलती हैं, लेकिन बहुत कम लोग थे जो वास्तव में वहां जाने का साहस करते थे। सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे किसी का सामान जब्त हो जाना या यहां तक कि लूट भी हो जाना। हम कह सकते हैं कि यात्रा के दौरान आपको कई तरह की चिंताएं रहेंगी जब तक कि आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते। यह अच्छी बात है, आपको अपने भाई को भी साथ ले जाना चाहिए। यह उसके लिए भी अच्छा होगा कि वह यात्रा करे और बाहरी दुनिया को अधिक देखे। हुआंग लेई ने सोचा कि लोगों को बाहर निकलने और अपनी दुनिया से बाहर की दुनिया को देखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि एक बार जब वह देखेगा कि दक्षिण कितना जीवंत है, तो आपका भाई और भी अधिक प्रेरित होगा। जो व्यक्ति परिवर्तन के लिए तैयार है, उसे यदि अवसर दिया जाए तो वह निश्चित रूप से नए सिरे से खिल उठेगा। झांग जिया ने गुनगुनाया, क्या हो मिंग एक औषधीय व्यंजन रेस्तरां खोलने की योजना बना रहा है? हर कोई जानता था कि औषधीय व्यंजनों में किसने अपना नाम बनाया है, वह थे हुआंग दापिंग। और यदि ओल्ड मास्टर हुआंग न होते तो बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि औषधीय व्यंजन क्या होते हैं। न ही उन्हें इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में पता होगा या ये कि इसका स्वाद बुरा नहीं है। अब जबकि प्रतिष्ठा बन चुकी थी, होमिंग को इसका लाभ मिलने वाला था और इससे किसी को भी खुशी नहीं होगी। मेरे परिवार का भी इसमें हिस्सा है। झांग जिया को अन्याय से गुस्से में देखकर उसे पता था कि वह क्रोधित महसूस कर रही है। केवल 3 वर्षों में होमिंग ने वास्तव में मेरे दादाजी के कौशल से बहुत कुछ सीखा है। उसमें सचमुच प्रतिभा है। हुआंग लेई को हुआंग दापिंग के चेहरे पर उत्साहपूर्ण अभिव्यक्ति अच्छी तरह याद थी। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि वह प्रतिभाशाली है। अगर यह वास्तव में वैसा ही है जैसा उन्होंने कहा, तो इस क्षेत्र में पाक कला में मेरी अपनी प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं है। उसने सोचा था कि भले ही वह प्रसिद्ध शेफ न बन सके, फिर भी वह औषधीय व्यंजनों में अपना नाम बना सकती है। लेकिन यह विचार भी उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। यदि कोई आश्चर्य न हो तो वह वास्तव में हो मिंग के साथ तुलना नहीं कर सकती। मेरे दादाजी ने भी अंकल हो के दादाजी से सीखा था। अब इसे अंकल हो को सौंपना एक विरासत की तरह है, उन्होंने आगे कहा। इसके अलावा मैं भविष्य में सौंदर्य और त्वचा देखभाल व्यवसाय में व्यस्त रहूंगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं औषधीय व्यंजन व्यवसाय के लिए जिम्मेदार रहूं, तो मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। ये बेहतर है, मैं अभी भी हो मिंग द्वारा अपने व्यवसाय से कमाए गए धन का हिस्सा प्राप्त कर सकता हूं। वर्षों तक उसके साथ बातचीत करने के कारण वह हो मिंग के स्वभाव के बारे में 1-2 बातें जानती थी। ये जानना कि वह एक आभारी व्यक्ति था, उसके लिए पर्याप्त था। जहां तक उसके जैविक दादा, जो हुआंग दापिंग के स्वामी थे, के साथ उसकी कई शिकायतों का सवाल है, हुआंग लेई को लगा कि यह हो परिवार का निजी मामला है। जब ओल्ड मास्टर हो ने होमिंग के वंश को छोड़ने का फैसला किया, तो उन्हें पता होना चाहिए था कि इसका मतलब मुख्य घराने से संबंध तोड़ना होगा और बदले की कार्रवाई की संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। वांग नान ने अपने ताज़ा डिप्लोमा को देखा और सचमुच रोने का मन किया।
विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे 3 प्रयास करने पड़े, और ईमानदारी से कहें तो फैन शियाओफेई के समर्थन के बिना वह बहुत पहले ही हार मान चुकी होती। उसने अपने आसपास के लोगों को या तो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते, अपना नया जीवन शुरू करते, या फिर कई अन्य लोगों की तरह परीक्षाओं को पूरी तरह से त्याग कर विवाह करते और बच्चों के साथ जीवन का नया अध्याय शुरू करते देखा। हालांकि वांग नान सिर्फ शादी करने और फिर जीवन भर घर के खर्चों की चिंता करने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। साल दर साल परीक्षाओं की तैयारी करने का बहाना बनाना संभव नहीं था, क्योंकि इससे संसाधन लगातार खत्म होते जा रहे थे। उसका परिवार लंबे समय से उसके प्रवेश परीक्षाओं में बार बार किए गए प्रयासों से बेहद असंतुष्ट था। उन्होंने महसूस किया कि यदि यह पारित करना संभव होता तो हुआंग लेई और झाओ एओरन जैसे लोग इसे बहुत पहले ही कर चुके होते। यहाँ तक कि फैन शियाओफेई ने भी प्रवेश परीक्षा छोड़ दी थी और इसके बजाय डायन विश्वविद्यालय का चयन किया था, जो उनके लिए एक समान था। वांग नान ने कभी भी डायन विश्वविद्यालय में जाने के सुझाव पर विचार नहीं किया था। वह मूर्ख नहीं थी और जानती थी कि एक बार जब वह शहर लौट आएगी तो उसका वेतन, वह शादी करेगी या नहीं, और वह किससे शादी करेगी, इन सब का निर्णय लेना उसके हाथ में नहीं होगा। निर्णय लेने की सारी शक्ति उसके माता पिता के हाथों में होगी, जो दूल्हे के परिवार से बड़ी मात्रा में दहेज वसूलने के लिए भी उसकी शादी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक तथाकथित दहेज की बात है तो वह इसके बारे में भूल सकती है। एक बार बेटी की शादी हो जाने के बाद वह बह गई पानी की तरह हो जाती है और उसका परिवार उसके भविष्य की दुर्दशा के बारे में नहीं सोचता। इसलिए उदास होकर वांग नान अपने घर से बाहर निकलकर एक खाली एकांत जगह पर चली गई और बेकाबू होकर रोने लगी। परिणामस्वरूप वह एक बार फिर फैन शियाओफेई से टकरा गई। शुरू में वह जाना चाहती थी, वह फैन शियाओफेई के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसे अभी भी वह समय याद है जब वह हताश स्थिति में थी और अपनी आखिरी उम्मीद से चिपकी हुई थी। वह यहाँ आई थी और फैन शियाओफेई को खोजने के लिए उत्साहित थी। इसके बजाय फैन शियाओफेई ने उसे कुछ बार लात मारी और उस पल उससे समझ में आ गया कि उसके लिए वह सिर्फ एक बोझ थी। लेकिन तभी फैन शियाओफेई ने उसे पकड़ लिया और माफ़ी मांगते हुए बताया कि वह कितना असहाय था। हालांकि वांग नान को पता था कि उसके शब्दों में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने महसूस किया कि एक पुरुष के लिए, फैन शियाओफेई जैसे गर्वित व्यक्ति के लिए, बहुत से लोग ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि उनकी पत्नी किसी और को देख रही है, प्रभावी रूप से एक व्यभिचारी की टोपी पहने हुए। उनके सहयोग से ही वह उनसे पुनः जुड़ पाए और इसके बिना शायद उनमें तीसरी बार प्रवेश परीक्षा देने का साहस नहीं होता। उनके वित्तीय सहयोग से ही उन्होंने अपना 3 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम पूरा किया। हाँ, ये सही है, उसने बहुत सारी पुनरीक्षण सामग्री खरीदी और स्कूल में सुधारात्मक कक्षाओं में भी भाग लिया। हुआंग लेई जिस विश्वविद्यालय में गया था उसकी कोई तुलना नहीं थी, वह पूर्ण स्नातक डिग्री भी नहीं थी। हालांकि कई लोगों के लिए विश्वविद्यालय तो विश्वविद्यालय ही है, लेकिन वे स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रम के बीच के अंतर को जानते हैं, और यह भी नहीं कि हुआंग लेई 2 वर्ष पहले ही स्नातक हो चुकी थी और उसका करियर उड़ान भर चुका था। वांग नान का रंग रूप बहुत खराब था, उसे स्नातक होने पर कोई खुशी महसूस नहीं हुई और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक सहपाठी के रूप में हुआंग लेई से इतना पीछे रह जाएगी। फैन शियाओफेई वांग नान के स्नातक समारोह में भाग लेने के लिए जल्दी में था, लेकिन वह बुरे मूड में था, खासकर यह महसूस करने के बाद कि झाओ एओरन उसके लिए अनजाने में या शायद बेपरवाही से अपने लिए काफ़ी अच्छा कर रहा था। फैन शियाओफेई कैसे संतुष्ट हो सकता है? इतनी सारी हताशा के साथ वांग नान अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन जब कोई व्यक्ति बुरे मूड में होता है तो उसे निश्चित रूप से यह पता लगाने की जरूरत होती है कि क्या हो रहा है। ये जानकर कि झाओ एओरन ने शादी कर ली है, वांग नान की पहली प्रतिक्रिया थी, उसने किससे शादी की? क्या उसने हुआंग लेई से शादी कर ली है? वह अच्छी तरह जानती थी कि झाओ परिवार वर्षों से झाओ आरन के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा था, बस उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसने हुआंग लेई से भी बेहतर किसी से शादी की, फैन शियाओफेई ने चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया। हुआंग लेई से बेहतर? वांग नान समझ नहीं पा रहे थे कि उनका क्या मतलब था। क्या झाओ एओरन द्वारा शादी की गई कोई भी महिला वांग नान से बेहतर नहीं है? माता पिता के बिना एक अनाथ, पेंशन के बिना एक दादी और एक दादा जो केवल एक रसोइया था, संभवतः झाओ एओरन को अधिक सहायता प्रदान नहीं कर सकते थे। वांग नान के शब्दों को सुनकर हुआंग लेई के परिवार के प्रति तिरस्कार भरा हुआ, क्या तुम सच में हुआंग लेई के अच्छे दोस्त हो? क्या आप नहीं जानते कि एल्डर हुआंग औषधीय भोजन बना सकते हैं? आप नहीं जानते कि एल्डर हुआंग कैपिटल सिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? फैन शियाओफेई को कैपिटल सिटी की अपनी व्यावसायिक यात्रा और एक पुराने सहपाठी से सुनी गई एक बात याद आ गई, जो आज भी उन्हें हैरान कर देती है। वांग नान की अभिव्यक्ति और भी अधिक हैरान थी। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एल्डर हुआंग वास्तव में औषधीय भोजन बना सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना मुश्किल है?
जब फैन शियाओफेई ने बताया कि कैपिटल सिटी में औषधीय भोजन उपलब्ध है, तो वांग नान ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, यह उससे संबंधित नहीं था, इसलिए उसने इसकी परवाह नहीं की। अप्रत्याशित रूप से ये हुआंग लेई का पारिवारिक व्यवसाय निकला, तो उसका परिवार अमीर हो रहा होगा। हुआंग लेई के अमीर बनने के विचार मात्र से ही वांग नान के दिल में असहनीय ईर्ष्या भर गई। वे अमीर बनेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि वे हमसे बेहतर जिंदगी जीते हैं। इतना तो तय था। झाओ एओरन की पत्नी उसकी विश्वविद्यालय की सहपाठी है और उसके परिवार का कैपिटल सिटी में कुछ प्रभाव है। फैन शियाओफेई इतना क्रोधित था कि उसके दांत लगभग टूट गए। ठीक झाओ एओरन की तरह, जिसने शक्तिशाली यू परिवार में विवाह किया था, अंतर बस इतना था कि झाओ एओरन दामाद नहीं था और उसने काम को बहुत आसानी से संभाला। अपने आप को देखकर लगता है कि वह भी दामाद था, चुपचाप चलता था और खुशामद करता था, और परिणाम क्या हुआ? वे अब भी उसे नीची नज़र से देखते थे। जब झू परिवार सत्ता में था, तो उनके दामाद होने के नाते उन्हें ज़्यादा मदद नहीं मिली थी। अब चूंकि झू परिवार पर कठिन समय आ गया था, इसलिए उसे भी उनके साथ घसीटकर सीधे बुजुर्गों के विभाग में भेज दिया गया। गर्वित फैन शियाओफेई इसे कैसे स्वीकार कर सकता था, खासकर जब उसने अपने पिछले अधीनस्थों को आरामदायक जीवन जीते देखा था। मैंने मन बना लिया है, मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, मैं व्यापार करने जा रहा हूँ। व्यापार करने से अब बहुत पैसा कमाया जा सकता है, जो काम करने से कई गुना बेहतर है। व्यापार करते हैं। वांग नान फैन शियाओफेई के फैसले से चौंक गए। व्यापार करें? क्या इससे ठीक पहले उन्होंने यह नहीं कहा था कि जब उन्हें डियान विश्वविद्यालय से डिग्री मिल जाएगी, तो यह उनके उभरते करियर का प्रारंभिक बिंदु होगा? अब वह व्यापार में संलग्न होने की योजना क्यों बना रहा था? हाँ, व्यापार करो। झू परिवार भले ही कठिन समय से गुजर रहा हो, लेकिन मैं भी कठिन समय से गुजर रहा हूँ। वह इस विषय पर और अधिक विस्तार से बात नहीं करना चाहता था। अब वह इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित था कि क्या वांग नान उसे छोड़ देगा। अगर मैं सिस्टम में रहा, तो मुझे पदोन्नति पाने का सपना भी नहीं देखना चाहिए, विशेष रूप से भविष्य में जब अधिक से अधिक कॉलेज स्नातक होंगे। यदि मैं अभी मजबूत स्थिति हासिल नहीं कर पाया, तो बाद में ऊपर चढ़ना व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाएगा। फैन परिवार के समर्थन के बिना फैन शियाओफेई को समाज से कठोर मार झेलनी पड़ी थी। अब वह जानता था कि वह उतना शक्तिशाली नहीं था, उसकी योग्यताएं भी उतनी प्रभावशाली नहीं थीं। यदि आधिकारिक करियर का मार्ग अगम्य था, तो उन्हें दूसरे रास्ते पर जाना पड़ता था। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि कम शिक्षा प्राप्त लोग अगर व्यवसाय में लग जाएं तो वे समृद्ध हो सकते हैं, जबकि वह ऐसा नहीं कर सकते। पुरुषों के पास या तो धन होना चाहिए या शक्ति। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मेरे पास दोनों में से कोई भी नहीं होगा। एक बार उसके पास पैसा हो गया और वह एक अमीर व्यवसायी बन गया, तो वह झाओ एओरन से ज़्यादा बुरा नहीं होगा। हाँ, पैसा होना भी उतना ही अच्छा है। वांग नान ने हुआंग लेई के बारे में सोचा, जो अब एक अमीर व्यक्ति था, और इससे उसका मूड खराब हो गया। मैं आपका समर्थन करता हूँ। वांग नान को लगा कि अगर फैन शियाओफेई कुछ अवसरवादी व्यवसायों में शामिल हो जाए, तो वह शायद पैसा कमा लेगा। ये बात अतार्किक थी कि वे अशिक्षित लोग व्यापार में खूब पैसा कमा सकते थे, जबकि वे उससे कुछ भी पैसा नहीं कमा सकते थे।